तो कल एक अहम इवेंट में जो कि ईटी नाउ का इवेंट था, वहां पे आरबीआई गवर्नर की तरफ से काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई और उसके क्यूज लेते हुए आज देखिए आज फिर से हम एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर का कहना था कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। जिस तरीके से वो ग्रोथ के टारगेट्स आरबीआई ने सेट किए हैं वो मीट होते हुए दिखेंगे। हालांकि इन्फ्लेशन जो है कम जरूर हो रहा है, पर फिलहाल जो है उसकी गति काफी कम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अब जो रूरल मांग है वो वापस लौटती हुई दिखी है। तो ये सभी तमाम बातें एक बड़े इवेंट से निकलती हुई नजर आई। हमने और भी दिग्गज एक्सपर्ट्स को सुना और आप देखिए अभी हम देखें तो फिर से एक बार भारतीय बाजार जो है वो अच्छी शुरुआत की ही तैयारी कर रहे हैं। आज इन सभी बातों पे चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही आज के लिए बाजार पे आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। कई सारे मुद्दों पे चर्चा करनी है, पर इससे पहले आपको बता दें कि कौन से हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नजर। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत जो है वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। एसएनपी नैस्डैक एक नए शिखर पर फिर से पहुंचता हुआ, हालांकि डाउ जोन्स में भी हरे निशान में ही क्लोजिंग हुई है। साथ ही गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 100 अंकों की फिलहाल वो तेजी दिखा रहा है। पर आज आपको नजर रखनी है ब्लॉक डील्स पे। बड़ी ब्लॉक डील्स आज होंगी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। 4 बड़ी ब्लॉक डील्स पे आप जरूर नजर रखिए, जहां पे इंडस टावर्स, ग्लैंड फार्मा, सनसेरा इंजीनियरिंग में ब्लॉक डील संभव है। इसको लेकर ये सभी काउंटर्स फोकस में रहेंगे और साथ ही साथ इंडसइंड और मुथूट फाइनेंस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए बर्नस्टन नजर आए हैं। ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते ये कुछ काउंटर्स पे आप जरूर नजर रखें। इसके अलावा डी पाइपिंग सिस्टम आसान लोन के लिए आईपीओ खुलेगा। ये एक आईपीओ से जुड़ी खबर। तो इन सभी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। ये हैं बड़े ट्रिगर्स जहां पे बाजार की रहेगी नज़र। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शो में ग्लोबल बाजारों की ही बात करते हैं कि किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। और अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग होती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों की, क्योंकि ग्लोबल संकेत भी काफी सपोर्टिव है। बताइए कल क्या कुछ हुआ ग्लोबल बाजारों में और कमोडिटी से जुड़ा अपडेट क्या है? गुड मॉर्निंग सृष्टि। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिका में रिटेल सेल्स के आंकड़ों पर नजर थी कि रिटेल बिक्री के आंकड़े कैसे आते हैं। अनुमान से कमजोर बढ़त हुई है रिटेल बिक्री में। 0.3% की बढ़त का अनुमान था, लेकिन जो रिटेल बिक्री बढ़ी है उसमें ग्रोथ रही है 0.1% की। और इसके चलते में दिखा कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी नरमी आई, क्योंकि अनुमान से कमजोर रहे रिटेल बिक्री के आंकड़े। अगर हम हेडलाइन इंडेक्स की बात करें तो नैस्डैक में लगातार हमने 7वें दिन तेजी देखी है, फिर से रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। एस&पी 500 में भी तेजी रही है, ये भी रिकॉर्ड पर बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें तो तकरीबन 50-55 अंकों के आसपास की डाउ जोन्स में तेजी रही है। लेकिन एक शेयर जो लगातार सभी को सरप्राइज कर रहा है वो है चिप मेकर कंपनी, एआई वाली कंपनी एनवीडिया। वहां पर लगातार तेजी है और मार्केट कैप 3.25 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल गया है। मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट के भी पार निकल गया है। द मोस्ट वैल्यूड अमेरिकन कंपनी ये बन गई है। और 2024 में अब तक अगर हम बात करें तो एनवीडिया के शेयर में तकरीबन 250% की 174% की तेजी रही है। तो ये स्थिति है वहां पर टेक स्टॉक्स की, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों की बात करें तो मई में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रही है वो उसमें करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त आई है। अनुमान था 0.3% के आसपास का। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े वहां पर बेहतर आए हैं निकल के। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो हल्की हल्की तेजी वहां पर हो रही है। ज्यादा वहां से कुछ उत्साह हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे जूनटीन्थ के मौके पर। जूनटीन्थ आपको बता दें कि वहां पर अमेरिका में 1865 में दास प्रथा की जब समाप्ति हुई थी, उसके बाद इस दिन को 19 जून को जूनटीन्थ के फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है और आज इस मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। अगर हम बाकी संकेतों की बात कर लें तो सोने में हल्की सी तेजी आई है। कॉमेक्स पर भाव $2340 के ऊपर निकला है।
चाइना में जो आंकड़े हैं वो मिक्स्ड आ रहे हैं और उसके चलते देख रहे हैं कि क्रूड में हल्की हल्की तेजी आ रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव है वो फिर से $85 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहा है। दरअसल चाइना में रिटेल बिक्री है वो अनुमान से बेहतर आए हैं, हालांकि इंडस्ट्रियल आउटपुट रही है वो है धीमी। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें सृष्टि, तो वहां पर आप देखिए गिफ्ट निफ्टी में तेजी है, करीब 100 अंक चढ़कर 94-95 अंक इस वक्त ऊपर है। 23,664 का स्तर है, तो गिफ्ट निफ्टी से अपने संकेत ठीक ठाक हैं। जापान के बाजार और हांगकांग के बाजार, इन दोनों बाजारों से हम क्यों ज्यादा लेते हैं, खासतौर से हांगकांग के बाजार ये आधे से 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि चाइना के आंकड़े थोड़े से मिक्स्ड आए हैं, चाइना के बाजार जरूर थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज ओवरऑल ठीक है, यूएस से भी ठीक है, एशिया से भी ठीक है, गिफ्ट निफ्टी से भी ठीक है। क्रूड में हल्की सी तेजी जरूर है, लेकिन अभी भी अपनी कंफर्ट रेंज के अंदर ही कहेंगे। $80 से $85 वाला जो बैंड है उसके बीच में ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि भारतीय बाजारों की बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई, रिकॉर्ड कल फिर से बना। अगर हम FIDIs के अगर आंकड़ों की बात करें, अगर हम सृष्टि, तो कल की अगर हम बात करें खास तौर से, तो लगातार दूसरे सत्र में FIIs ने कैश में अच्छी बाइंग की है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की कल बाइंग रही, 2,569 करोड़ रुपए की। उसके पहले 2,100 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी। और हम DIIs की बात करें तो लगातार वहां से मोमेंटम बना हुआ है। कल DIIs ने करीब 1,550 करोड़ रुपए की बाइंग की और उसके पहले 650 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी DIIs की तरफ से। तो FIIs की लॉन्ग होल्डिंग अब किस तरह की है, कितनी बढ़ गई है, कहां पहुंच गई है, ये जानेंगे। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर हमारे दर्शक जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले ये बताइए कि FIIs की लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है, संकेत कैसे हैं वहां से? देखिए, FIIs की लॉन्ग होल्डिंग में कोई खास बड़ा मेजर बदलाव तो नहीं है। हाँ, 1% का बदलाव ज़रूर हुआ है। रिटेल धीरे धीरे करके माल छोड़ते हुए 51% पर आ चुका है और इसमें अगर आप FIIs की लॉन्ग होल्डिंग को चेक करेंगे तो वो करीब करीब 48% हो चुकी है। 48 पॉइंट समथिंग है, मैंने राउंड ऑफ करके इसको 48 कर दिया, तो अभी ये अब 48% है। अब आप ये देखिए कि FIIs के पास 48% है, रिटेल के पास 51% है और लॉन्ग पोजीशंस जो DIIs के पास है 45% है। नियर बाय 50-50% सब लॉन्ग है सिस्टम में। इसलिए बड़ी वजह है कि बाज़ार के अंदर आपको कोई गिरावट, कोई डिप नहीं मिल रहा। डिप देगा कौन? कोई तो अपनी पोजीशंस को सेल करे, कोई भी पोजीशन सेल नहीं कर रहा, और जो पोजीशन सेल कर रहा है उसको कोई खास मीनिंग नहीं है। वो है 1% का रिटेल की होल्डिंग का घटना। तो रिटेल के पास जो 1% की होल्डिंग घटी है उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट के अंदर। एक रेंज के अंदर बाज़ार अभी भी है। कल की अच्छी चीज़ में FIIs होल्डिंग के साथ आपको बता देता हूँ। कल भले ही लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा बनी हो, अगर आप कैश सेगमेंट में देखेंगे 2,500 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शंस में 6,000 करोड़ के माइनस भी हुआ है। तो कल जो भी खरीदा जा रहा था वो थोड़ा हेज करके खरीदा गया है। यही हेज करके खरीदने की जो आदत हो रही है या फिर ये भी जो खरीदारी हो रही है, यही मेरा एक कंसर्न है बस। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा बाइंग और डिप करो। लेकिन आप ये बात मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाइंग और डिप तो आ ही नहीं रहा, फिर बाइंग और डिप करते करते हमने अपने 100-150 पॉइंट खो दिए। ये बात सच है कि आपने 400 से लेके कल 500 550 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। इस 150 पॉइंट को इसलिए खो दिया क्योंकि आप एक डिप की वेट करते रह गए। आप मेरे को बताइए, इस 150 पॉइंट के अंदर क्या आप बहुत बड़ा पैसा इंडाइसिस से बना चुके होंगे? नहीं। क्या आप इस 150 पॉइंट के अंदर, क्या आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, और दूसरा, क्या इस 150 पॉइंट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है और आपने स्टॉक्स छोड़ के? नहीं। स्टॉक्स तो एक एक दिन में सेक्टोरियल मूव अगर आप पकड़ लेना, सिर्फ जैसे कल आप फर्टिलाइज़र का पकड़ें तो सेक्टोरियल मूव पकड़ा तो 6 के 6 शेयर बाकायदा डेज हाई पे थे। 5-5%, 6-6% ड्यूरिंग द मार्केट है। आप भले दिखाना चाहो तो NFL के चार्ट दिखाओ, RCF दिखाओ, GSFC दिखाओ, आप कोई भी फर्टिलाइज़र स्टॉक फायर कर लो, चंबल कर लो, कोरोमंडल कर लो, फॉस्फेट कर लो, पारादीप फॉस्फेट, तो आप सभी देखेंगे सभी डेज हाई पे गए। तो इसलिए थीम पकड़िए, मैं फिर से बोलूँगा, उसके अंदर आपका ज़्यादा पैसा बन जाएगा। ये जो आपने 150 पॉइंट भी बनाए हैं, ये पिछले 1 से 2 दिन के अंदर आपके बने हैं, वो भी मार्केट ने ड्रैग मार के किए। आज ना फिर से वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की।
ध्यान रखिएगा आज बुधवार है। हाँ, तो इससे होगा क्या कि ना बैंकिंग को काउंटर को कल बहुत तेजी से ऊपर किया गया, उनके प्रीमियम इरोड किए जा सकते हैं, थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखिएगा। ये एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग और रिटेल की होल्डिंग का मोटा मोटी लिखा जोखा आपके सामने है। तो एफआईएस, डीआईआईएस और रिटेल की किस तरीके से पोजीशनिंग बनती हुई दिखी है वो हमने समझा। पर डिम्पी, अब आइए बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं एक नए शिखर पे जाता हुआ और कोई भी रुकावट के संकेत नहीं है। पर अभी अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और फ्रेश लॉन्ग्स के मौके, बाय ऑन डिप्स, क्या आज भी कोई मौके मिल सकते हैं? डेटा पॉइंट्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो एक बार फिर 90 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी की शुरुआत की तैयारी में है। सृष्टि, अगर आप हमको गौर से सुनते होंगे तो लगातार हमने ये बात कई बार बोली है कि जब से 23,000 का लेवल पार हुआ है, मार्केट ने एक राउंड के शॉर्ट कवरिंग को ट्रैप कर दिया। आपको मैंने इससे बड़ा एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, या इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है बाजार में, कि एक फुल फ्लैज सरकार जो बीजेपी की थी वो अब अलायंस की सरकार में तब्दील हो गई है। अब आप बीजेपी की गवर्नमेंट को ना बोलते हो कि एनडीए की सरकार बोल सकते हो आप, उसके बावजूद भी बाजार नहीं गिरा। आप सोच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख को जब नंबर्स आ रहे थे तब मार्केट ने गोता लगाया। आप उससे पहले यानी कि 3 तारीख और उसके बाद यानी कि 5 तारीख आप लेवल्स चेक कर लो, आपको बाजार कहीं गिरता हुआ नहीं दिखेगा। इतना बड़ा एक व्यू पॉइंट आ गया सामने, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने गिरा नहीं। आप इसी से अंदाजा ला सकते हैं बाजार कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे है। और ये लगातार हमने आपको 1 महीने से मना भी किया कि आप इसमें शॉर्ट वॉट मत करना, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन तो कैरी करना। आप भले हमको थैंक यू करो ना करो, लेकिन ये बात सच है कि डाटा अपना काम ज़रूर कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। कल का बेस्ट एग्जांपल है कि कल जैसी 500 पार हुआ उसके बाद आपने 50-60 पॉइंट की कवरिंग देखी। बैंक निफ्टी का डाटा कल जैसी 50,200 पार हुआ आपने 300 पॉइंट और जोड़े, नहीं तो आप तो गैप के साथ थे, आप तो चले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद 300 पॉइंट का गेम आपको बैंक निफ्टी ने फिर से दिखाया। कहने का मोटा मोटी भाव ये है कि आप लेवल्स के साथ जब तक वो ब्रेक नहीं होते हैं, जब तक वो टूटते नहीं हैं, या तो ऐसी कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ नहीं आती, आप सिस्टम से बाहर रहें तो क्यों रहें, आप सिस्टम के अंदर रहो। जिनके पास सौदा ले रखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहो। कल हमने आपको जो स्टॉप लॉस दिया था ट्रेलिंग का वो 23,300 का दिया था, आज उसको बढ़ा देते हैं 23,500 कर देते हैं। अब आपके पास सौदा कट भी गया कल के हिसाब से, परसों के हिसाब से, तब भी 200 पॉइंट है, और अगर आप पहले से हैं तो आप 500 पॉइंट कमाएंगे। तो आप 500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, कल की और परसों के 2 दिन की अच्छी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है प्रीमियम वापस से लौटा है निफ्टी पे 13 पॉइंट का। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट ना करें। कल भी हमने मना किया था, रिग्रेसली मना कर रहे हैं, आप शॉर्ट मत करो, बाइंग और डिप की वेट करना चाहते हो तो करो। और जो नए वाले लोग हैं बोलेंगे सर आपका डिप का वेट करते करते हमारे तो 150 पॉइंट चले गए, तो सर मैं इतना ही बोल सकता हूँ, आप फोमो फीवर का शिकार अगर आप नहीं होना चाहते तो अभी भी आप वेट करो, हो सकता है बाजार आपको एक मौका दे दे। अगर नहीं मिलता तो आप छोड़ दीजिएगा, ये सोचते हुए कि ठीक है हमसे एक पॉइंट है, हमसे एक अपॉर्चुनिटी छूट गई है, लेकिन उसकी भरपाई आप चाहें तो स्टॉक से कर सकते हैं। और हमने कल भर भर के आपको ऐसे स्टॉक्स बताए हैं, इंट्राडे में चलने वाले स्टॉक्स बताए हैं। आज भी मैं यही करने जाऊंगा, आपको इंट्राडे में ही चलने वाले स्टॉक्स आपके सामने रखूंगा। और इंडाइसिस से अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो लीव दिस मार्केट, फिलहाल अभी छोड़ दो। अगर नए वाले लोग हैं, पुराने वालों का तो मतलब एक पुरानी कहावत है ना, चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वैसे वाला चल रहा है आजकल। तो वो तो अच्छे से प्रॉफिट बुक करें, जहां बुक करेंगे वहीं से पैसा शुरू। ठीक है, तो निफ्टी पर आपके लिए लॉन्ग की और शॉर्ट की दोनों रणनीति आपके लिए मिल गई। लेकिन निफ्टी बैंक की अगर बात करें, कल अच्छी तेजी, और अच्छी तेजी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि शुरुआत थोड़ी सी सुस्त हुई थी, उसके बाद से जो 4 बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये एसबीआई, ये सारे सहारा दे रहे थे। सिर्फ एक शेयर 12 में से, वो था पीएनबी, कल लाल निशान में बंद हुआ। डिम्पी, तो निफ्टी बैंक में जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि कल संकेत अच्छे आ रहे हैं बड़े बैंकों से जहां पर वेटेज है, उसको कैरी करें, और किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करना हो तो क्या गुंजाइश है इस लेवल पर? पहले पुराने वाले को बताया तो जिन्होंने कल पुरानी पोजीशंस रखी हुई है, देखिए 50,000 50,200 कल जब पार हुआ तो 50,500 को समय नहीं लगा। एक ही दिन के अंदर कल 50,000, 50,200, 50,500, 3 लेवल्स आपने एक ही दिन के अंदर आते हुए देख लिए। तो बाजार के अंदर फ्यूरियस बुल रन की पहचान कैसे बताएं आपको, आप खुद बताइए, कैसे पता लगे कि बाजार एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है? इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल्स की पावर आ चुकी है, लिक्विडिटी की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप मेरे को इंडिया से फिलहाल जो इकोनॉमी सिनेरियो है, एक तो नेगेटिव खबर ढूंढ के बताइए जिसका मार्केट को नहीं पता और मार्केट उसको डिस्काउंट ना कर रहा हो, या अच्छी खबर है जिसको डिस्काउंट ना कर रहा हो। ये अच्छी और बुरी खबरें सबको डिस्काउंट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट कर रहा है। आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे मार्केट को मैटर नहीं कर रहा। मार्केट अपने लेवल से और अपनी कंडीशनिंग से इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक एक दिन के अंदर 500-500 पॉइंट चलने की कैपेसिटी रखता है। और ये मैं नहीं है तो लेवल्स है सामने आपके बोल रहे हैं। कल निफ्टी हमने बोला आपके सामने कि लाल निशान में आएगा, डिप आएगा, आया, और उसके बाद ये भी बोला कि 50-200 पार करेगा तो बहुत स्पीड से ऊपर लाएगा, वो भी हुआ। तो एक ही समय के अंदर दो हिस्से कैसे ठीक हो सकते हैं, बियर्स भी और बुल्स भी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डाटा का कमाल है, जो आप पकड़ेंगे तो आपका काम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब जिनके पास है वो तो रख ही ले, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी 200-300 पॉइंट की गुंजाइश और बनती है बैंक निफ्टी में। मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा और चेस करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास नई पोजीशंस लेने का अभी आपने नहीं लिया और आप अभी सोच रहे हैं कि मैं नई पोजीशंस लूँ, तो देखिए कृपानाथ, आप थोड़ा लेट तो हुए ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि पोजीशनिंग हमारी तरफ से भी कुछ ज़्यादा ही कॉशियस रहते हैं हम आपके, क्योंकि आपका पैसा नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉशियस होना पड़ता है। नहीं तो 1 मिनट के लिए तो कल हम भी आ जाते 50-200 के ऊपर, आपको खुल्लम खुल्ला बता भी देते कि ले लो भाई सामने। लेकिन हमको थोड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी ज़्यादा फर्स्ट हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। डिप की वेट करो, आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, देखेंगे फिर क्या होगा। शॉर्ट करने वाला अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो कृपा करके ना पूछें वो, क्योंकि शॉर्ट का मेरी तरफ से बिल्कुल मना है। एक चीज़ बस मैं और नोटिस करवाना चाहता हूँ इसके बीच में, देखिए जितना जो पोजीशंस एफआईज, डीआईज और रिटेल ले सकते हैं ना, उन्होंने ले ली है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, पिछले 2 दिन से आप देखेंगे सिर्फ 1% से एफआईज बढ़ रहे हैं, इससे पहले 8% से बढ़ते थे। एक और चीज़ भी मार्केट के लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव जाएगी, वो जाएगी पुट कॉल रेशो। दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.2 के ऊपर आ चुका है, 1.4 पे आके टिपिकली एक्सपेंसिव हो जाता है, तो 0.2 के ही चांसेस अभी और रह गए हैं। तो इसलिए अब आप जो पोजीशंस भी देख रहे हैं ना, या तो धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट धीरे धीरे करके बुक करो, या तो थोड़ा वेट करो डिप की। मेरे को लग रहा है अब डिप जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा एक्सपेंसिवनेस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। डेटा पॉइंट के दम पे कौन से लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, पर आपको ये भी बता दें कि कौन से काउंटर्स हैं जो कि आज एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल हैं। तो कुल 7 काउंटर्स हैं जो कि आपको एफएनओ बैन लिस्ट में दिखेंगे। यहाँ पे जो एडिशन हुआ है वो है पीईएल और जीएनएफसी का। इसके अलावा सन टीवी, हिंद कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, सेल और बलरामपुर चीनी जो है बैन में बने हुए हैं। पर कल आपने देखा था कि जीएमआर इंफ्रा भी बैन लिस्ट में शामिल था, वो इस बैन से निकलता हुआ बाहर जरूर निकला है। तो कुछ 7 काउंटर्स हैं जो कि एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आज कहां पे है उनकी नज़र। स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी खास मेहमानों का और समझेंगे उनसे कि कौन से स्टॉक्स पे है उनकी नज़र। हमारे साथ सोनी जुड़ चुकी हैं, संतोष जुड़ चुके हैं और साथ ही देवांग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपका क्या नज़रिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। क्या आप भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज अपनाना चाहेंगे फिर से? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिशि जी, यहाँ पे अगर हम निफ्टी देखेंगे तो ऑब्वियसली वो डिप जितना एक्सपेक्टेड या फिर जितना चाहिए था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल के अनुसार वो आ नहीं रहा है। सो इमीडिएट बेसिस पे मेरे ख्याल से 23,400 का एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। फ्राइडे में ईच आवरली क्लोजिंग हम देखेंगे निफ्टी में 23,400 के ऊपर ही आ रहा था, और सेम टाइम पे पुट राइटिंग भी 23,400 पे काफी एग्रेसिवली हो रहा है। और ओवरऑल ऑप्शंस चेन में भी हम देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 23,400 के पुट ऑप्शन में है ऑन द पुट साइड। सो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह जाएगा। सो जब तक 23,400 डिफेंडेड है, एक बार 23,700 800 रेंज को टेस्ट कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग एग्जॉशन के अभी कोई भी संकेत है नहीं फिलहाल मार्केट में। एफआईज की पोजिशनिंग एफएनओ पोजिशन में काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ती जा रही है। वो अभी 49% नेट लॉन्ग्स पे खड़े हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए कि एक बार 23,400 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। फ्रेश रिकमेंडेशन आज भी मुझे लगता है जैसे गिफ्ट निफ्टी संकेत कर रहा है ऑलमोस्ट 70 to 100 पॉइंट्स का अगर गैप अप होता है तो वहां पे फिर से वो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे बैठेगा नहीं। ऑलरेडी जिन्होंने ले रखा है वो 23,400 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे और होल्ड कीजिए। 23,700 800 के पास एक बार प्रॉफिट बुक कर दे तो बेटर है। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी
कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था लास्ट वीक तक, कल अच्छे से परफॉर्म किया है। इनफैक्ट ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस था उसका 50,300 पे, वो उसको क्रॉस किया है और कल उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। सो काफी अच्छा यहाँ पे मूव आ सकता है टुवर्ड्स 50,700, 51,000 फॉर इंट्राडे। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 49,800 स्टॉप लॉस लगाइए बैंक निफ्टी में, और 50,700, 51,000 टारगेट बैठ सकता है। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी स्टिल है। आज वीकली एक्सपायरी भी सपोर्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू हो गया। अब पहला टारगेट होगा 50,700, दूसरा टारगेट है 51,000। हमने दूसरा टारगेट सामने स्क्रीन पे लिख दिया, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे लिखा है 49,800। ये बैंक निफ्टी के अंदर इंडाइसिस का व्यू सामने निकल के आया। रही बात निफ्टी की, निफ्टी के अंदर बाय नहीं लिखा हमने सिर्फ होल्ड लिखा है। होल्ड इसलिए लिखा है कि जिनके पास पड़ा है सिर्फ वही रखें, जो ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आतुर हैं इस समय थोड़ा भी रुक जाएं। एक डिप आया नहीं है, डिप की गुंजाइश साफ साफ बनती है सिस्टम में, अब डाटा से दिखने लग रहा है धीरे धीरे। तो आप एक काम करो, 23,700 जो ट्रेल कर रहे हैं वो उनके लिए टारगेट है, और 23,400 का स्टॉप लॉस है। 400 के आसपास आ जाए ना तो फिर एक बार नई पोजीशंस भी ले सकते हैं। आज जो सुबह हमने आपको जो स्टॉप लॉस बताया वो, या रेंज बताई, वो भी हमने 23,400 ही बताई है, जो सोनी पटनायक ने भी आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो इंडाइसिस का यहाँ पे होगा चैप्टर क्लियर। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। संतोष मीना, देवांग शाह और सोनी पटनायक, तीनों मेहमान अपने अपने ट्रेड बताएंगे, आप लिखते जाइएगा। संतोष सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दोनों कॉल बाइंग साइड के हैं। पहला तो मेरा जीएमआर इन पर रहेगा, बैंड से बाहर आया, स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है और बैंड से बाहर आता है तो वो मोमेंटम और एक्सटेंड होता है, और टेक्निकली चार्ट तो बहुत ही अच्छा है। अब ये स्टॉक 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है एक बार ये शायद 3 डिजिट में जाएगा तो फिर शायद 2 डिजिट में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ऑन इमीडिएट बेसिस 105 रुपए का टारगेट रहेगा, 96 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक है डीमार्ट। यहाँ पर कल एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है बजट तक ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बजट में कंजम्पशन थीम पे फोकस करेगा, और ये की प्लेयर हो सकता है कंजम्पशन थीम का। अगर इनकम टैक्स कट से रिलेटेड ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे 5500 रुपीज का टारगेट रहेगा, 4800 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये शेयर भी ध्यान रखने वाला है, कल अच्छा चला भी है, कल 6% ऊपर है। इंट्राडे चार्ट दिखाओ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एक काम करते हैं, दूसरे मेहमानों के भी ट्रेड ले लेते हैं। आप जब तक नोटिस करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, फिर एक साथ सबका मैं आपको कंपाइल भी करके बता दूंगा कि देखिए किस किस के क्या क्या ट्रेड है। देवांग शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। ज़रा बताइए सर आपके ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक है जुबिलिएंट फूड पे। जुबिलिएंट फूड का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली चार्ट पे हेड ऑफ बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। जुबिलिएंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 539, टारगेट है 565। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हम देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमें लगता है इसमें भी अपसाइड देखने मिल सकता है। वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। 1500 का स्टॉप लॉस रखना है, 1590 का टारगेट है। ठीक है, ये देवांग, ये जुबिलेंट फूडवर्क पे आपका कॉन्फिडेंस कितना है कि ये चल जाएगा? एक्चुअली ना 2-3 बार ये यहीं पे आके रुक सा जाता है तो टिपिकली ब्रेकआउट वाला शेयर, बट थोड़ा तरसा के चल रहा है। एक बार जरा आप बताएंगे जुबिलेंट फूडवर्क पे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है? परसेंटेज में बता देंगे तो और अच्छा है 80% से ऊपर? डेफिनेटली सी, हम बात करें स्ट्रक्चर के, काफी वक्त से हर्डल कर रहा था बट उसने डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है इसमें अपसाइड और भी जाने का पोटेंशियल, तो अराउंड इसमें अभी भी हमें लगता है कि 565 570 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया शेयर है अगर ये चला तो। वैसे मैं आपको बता दूं कल की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कई दिनों के बाद इस तरह की मजबूत कैंडल बनी है विद वॉल्यूम के साथ। और जुबिलेंट फूडवर्क आपको दिवांग शाह ने नोटिस करवा दिया। वोल्टास तो आपको पता है ट्रेंडिंग स्टॉक है ही, गर्मियाँ और चाहे सर्दियाँ, वोल्टास ने चलना ही है। 1000 के ऊपर जब से चलने लगता है उसके बाद फिर देखता नहीं है किसी को। अब देखो देखते देखते करीब 1600 के टारगेट भी आने लगे हैं इसमें। अब आगे बढ़े, जरा सोनी पटनायक से उनके ट्रेड भी ले लेते हैं। सोनी मैम नमस्ते, जरा बताइए आपके ट्रेड। देवी जी, मेरा पहला कॉल रहेगा एक्साइड पे कल हमने देखा है कि काफी अच्छे से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे थे। इंट्राडे चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करके क्लोज भी दिया है। सो करंट लेवल पे एक्साइड इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस लगा है 556 का है और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 580। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पोजिशनली मेरे ख्याल से ये 600 को भी टेस्ट कर सकता है, बट पहला टारगेट हम 580 पे लेंगे। दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में कल एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही थी, काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के साथ दिया है क्लोज कल। सो पावर ग्रिड करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 320 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट यहाँ पे रहेगा 350। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो फिर से आपको वही शेयर्स मिल रहे हैं जो कल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से एक थे। आप इसमें से एक भी शेयर ऐसा नहीं देखेंगे जो कल खराब बंद हुआ है या जो कल बुझा सा बंद हुआ है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी शेयर देख लीजिए जो भी मेहमानों ने दिया, चाहे सोनीपत नाग के देखिए, एक्साइड देखिए, पावर ग्रिड देखिए, दोनों कल अच्छे मजबूत वॉल्यूम के साथ बंद हुए। ठीक, आप देवांग सर के ट्रेड देखिए। ठीक, देवांग सर ने जो ट्रेड दिया जुबलेंट फूडवर्क, कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। वोल्टास डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। जो संतोष सर ने दिए एवेन्यू सुपरमार्ट 6% ऊपर जाके बंद हुआ है। मेरे को तो आपको याद भी नहीं है एवेन्यू सुपरमार्ट कब 6% ऊपर जाके बंद हुआ होगा लास्ट में। कल वो बंद हुआ है, बट 6% हो सकता है आपकी मेरी आंखों से नज़र से स्किप कर गया हो, लेकिन सर की आंखों से स्किप नहीं हुआ। 6% शेयर को पकड़ के उसके अंदर मोमेंटम चेक करने के बाद आपको दिया है। GMR एयरपोर्ट की टिकट साइज़ छोटी है इसलिए जल्दी जल्दी नोटिस हो जाता है, लेकिन ये भी कल शेयर 4% ऊपर जाके बंद हुआ है। ये 100 के मुआयने पर आके खड़ा हो गया है ये शेयर। ये 85 से चलना शुरू हुआ है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो इसका 3 महीने का चार्ट डाल के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो काफ़ी हद तक जो शेयर्स दिए गए हैं ना, वो मेरे को लग रहा है कि सब के सब स्ट्रेटजिकली प्ले हैं और 3 में मान के 6 लॉन्ग ट्रेड है और इस सब के सब ट्रेड इंटरेस्टिंग है। जब हमने सोनी से निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी पता किया ना, तो उन्होंने बैंक निफ्टी आपको बाय करने के लिए बोला, निफ्टी को भी होल्ड करवा दिया। ठीक, तो थोड़ा आप संभल कर ट्रेड कीजिएगा। वैसे मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो ये हमने आपके सामने 3 मेहमान के 6 ट्रेड आपके सामने रख दिए। अब मेरे साथ शरद जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज़रा कनेक्ट करेंगे और उनसे ज़रा खबरों वाले शेयर्स पता कर लेंगे और थोड़ा ये भी आइडिया लेंगे कि हाँ उन सभी शेयर्स में क्या हो रहा है। शरद, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। बात करें तो आज 4 ब्लॉक डील्स होने वाली हैं और 2 QIP भी इश्यूज खुल चुके हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूं। इंडस स्टार फोकस में रहेगा। वोडाफोन PLC 18% स्टेक की बिकवाली कर सकती है कंपनी में। करंटली वो 21% स्टेक होल्ड करते हैं और जो प्राइस रेंज है 310 से 340 रुपये का, यानी कि 10% डिस्काउंट पे ये आपका पहला ब्लॉक डील। दूसरा ब्लॉक डील ग्लैंड फार्मा, इनके जो प्रमोटर फोसून है वो लगभग 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हो। जो प्राइसिंग है 1750 रुपये प्रति शेयर का है। डील 5% डिस्काउंट पे है। तीसरा ब्लॉक डील ZF कमर्शियल, यहाँ पे प्रमोटर उनके जो वैप्को एशिया है वो लगभग 5 से बढ़ा के 7.5% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकते हैं, 5 से 7.5% का। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट 13% का है डील का, तो आप देख रहे हैं डिस्काउंट लेवल बढ़ चुकी है। सनसेरा इंजीनियरिंग आज का चौथा ब्लॉक डील, यहाँ पे जो फॉरेन VC इन्वेस्टर्स है इबियन, ये लगभग 12% स्टेक की बिकवाली करेंगे, पूरा कंप्लीट एग्जिट मारेंगे कंपनी से। 5% का डिस्काउंट जो है इस डील में रहेगा। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का 1200 करोड़ का QIP इशू खुल गया है। इंडिकेटिव प्राइस 8% डिस्काउंट पे है। एमी ऑर्गेनिक्स का भी 500 करोड़ का QIP खुल गया है। फ्लो प्राइस 6% डिस्काउंट पे है। तो हमने आपको 2 QIP के बारे में बता दिए और 4 ब्लॉक डील्स के बारे में बता दिए। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बात करें तो 21 जून को बोर्ड मीटिंग है फंड रेस को लेके। वही सोना BLW को एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आया है ट्रैक्शन मोटर के लिए, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए PLI स्कीम में। वेदांता के एनुअल रिपोर्ट में एक अच्छी पॉइंट जो थी हमें देखने मिली, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मोनेटाइजेशन है स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस में, उनको जो है फर्स्ट हाफ FY25 में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज सुबह भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई है टाटा मोटर्स की, जहाँ पे JLR और चेरी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है फ्रीलैंडर ब्रांड जो है वो चाइना में लेके जाएं, जहाँ पे EV के सेगमेंट पे उनकी काम रहेगी। और आखिर में जो है आज न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि जो इनरवेयर स्टॉक्स हैं वो PLI स्कीम में आ सकते हैं। तो इनरवेयर को भी टेक्सटाइल PLI में ले आ जा सकता है। तो डॉलर, रूपा, पेज, ये सब चीज़ को आप ध्यान से आज ट्रैक करिएगा। तो ये 4 ब्लॉक डील्स आज बाजार खुलने से पहले आपको उसमें शेयरों में एक्शन देखने को मिलेगा और ये सारी की सारी खबरें भी हो गई। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जिनके दम पर आज शेयरों में हलचल देखने को मिलेगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर। गौरव, बताइए कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे?
जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में सबसे पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल कंपनीज़ की, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। तो जैसे कि बजाज फाइनेंस पे उन्होंने इनिशिएट किया है मार्केट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 6,800 रुपीज़ का। इंडसइंड बैंक पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 1,800 रुपीज़ का। और वही मुथूट फाइनेंस पे भी उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,000 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो एक अच्छे शेप में है फिलहाल के लिए। और इसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस पे ये जो मार्केट परफॉर्म रेटिंग दिया है उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे हेल्दी ग्रोथ तो उन्हें देखने को मिल रही है, बट आगे जाके उनका मानना ये है कि कहीं पे कंसेंसस से अर्निंग्स कट आ सकता है इस कंपनी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे एक फेवरेबल कंडीशन है बैंक के लिए अभी फ़िलहाल के लिए। मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो गोल्ड लोन सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्ले हो सकता है बर्नस्टीन के हिसाब से, और इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ। अगली बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने कई कंपनीज़ पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। तो जैसे अगर हम बात करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की, तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस बढ़ा के 450 रुपीज़ का किया है। हैवेल्स पे ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के उन्होंने 1900 रुपीज़ का किया है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1200 रुपीज़ का किया है। और आखिर में सिम्फनी पे भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1160 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं ये जो हीट वेव था उसकी वजह से कूलिंग इक्विपमेंट्स जो है जैसे कि फ़ैन हो गए, एसी हो गए, उसके डिमांड्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। Q1 में ये सब जो डिमांड ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते उनका मानना है कि FY25 में ये जो ग्रोथ है एसीज़ में वो 30% तक जा सकता है, और इसी के चलते उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो हाई किया है। आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 7,500 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अपोलो हॉस्पिटल में एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और इसी के चलते री रेटिंग का कैंडिडेट जो है वो मान सकते हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को। आगे जाके एक 16% का एबिटडा ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे अभी फिलहाल के लिए हॉस्पिटल सेगमेंट का वैल्यूएशन जो है अपोलो हॉस्पिटल्स का वो 19 टाइम्स FY26 के अगर ईवी बिडा के साथ कंपेयर करें तो 19 टाइम्स पे है। जबकि अगर दूसरे पीएस की बात करें तो कहीं पे 20 to 26 टाइम्स पे ये जो पीएस है वो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए एक री रेटिंग के चलते हुए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 7,500 रुपीज़ का किया है। तो आगे जाके ये सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र भी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया गौरव इन तमाम रिपोर्ट्स के लिए और हाईलाइट करने के लिए कि कहाँ पर आज नज़र रहेगी। लेकिन चलिए हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज के रजत शर्मा भी जुड़ गए हैं और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे इंडस टावर के ही शेयर से, क्योंकि आज वहाँ पर ब्लॉक डील हो रही है। पहले खबर आई थी कि वोडाफोन पीएलसी करीब 10% के आसपास हिस्सेदारी बेचेगी, फिर वो अपडेट हुआ कि नहीं 10% नहीं 18% के आसपास का स्टेक बेचेगी। और आपको बता दें कि जो टोटल स्टेक है वोडाफोन पीएलसी की इंडस टावर में वो 21-22% के आसपास की है। तो आज 18% का ब्लॉक आज ही आ जाएगा, और खबर यह है कि कल के बंद भाव से 10% के डिस्काउंट पर ये डील होगी। इंडस टावर इस साल की चाल बहुत अच्छी रही है इंडस टावर की। करीब करीब अगर हम ईयर टू डेट भी बात करें तो करीब 65-70% ये शेयर चला हुआ है। इंडस टावर में आपसे राय जानना चाहेंगे सोनी, क्या व्यू बना के चलें, किस तरह से ट्रेड करना है इसको? अभिषेक जी, इंडस टावर में रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 353। सो मेरे ख्याल से जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता है इंडस टावर में लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड कीजिए। एक रेंज के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज्यादा अपसाइड है नहीं। डाउन साइड में 335 का सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, ईदर साइड ऑफ द रेंज ब्रेक होने दीजिए। 335 सपोर्ट ब्रेक होता है तो टुवर्ड्स डाउन साइड हम देख सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 328 325 लेवल, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके ऊपर ही आपको फ्रेश अपसाइड दिखेगा। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में है। ठीक है, अवॉइड लिस्ट में है। अच्छा, रिपोर्ट्स आ रही हैं खूब सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और वोल्टास, सिम्फनी, क्रॉम्पटन, हैवेल्स को लेकर रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि गर्मियां पड़ ही रही हैं। हालांकि आईएमडी का एक अनुमान आया है कि उत्तर भारत में खास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो 3-4 दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन हैवेल्स को लेकर उनकी जो रेटिंग है वो खरीदारी की राय कायम है, और लक्ष्य को 1700 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 1900 रुपये। रजत जी, आप बताइए ज़रा, हैवेल्स 1900 के टारगेट आपको कैसी कंपनी लग रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर ये मॉनसून का, गर्मियों का प्ले है ही। यहाँ से भी आपको लगता है कि शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है? आपके टारगेट्स क्या होंगे?
नहीं देखिए, हैवेल्स स्टॉक जो है ये मैं पहले कवर करता था, लेकिन अभी अगर इसको देखो तो इतना एक्सपेंसिव है, 90 के करीब के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और बीच में इसने काफी रन अप किया था। हालांकि अगर आप पिछले 5 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं भागा है। अराउंड 100 सवा 100% जो अब आम बात हो गई है ऐसे स्टॉक्स के लिए, इतना चलना। लेकिन अराउंड 100-120% ऊपर है, 130% के करीब ऊपर हुआ पिछले 5 साल में, जहां तक मेरा अंदाजा आता है। बट अभी भी 90 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं पता ऐसे क्या नए ट्रिगर हो सकते हैं जिनकी वजह से सेल्स बहुत बढ़े यहाँ। तो मैं पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में एक्चुअली वेट करूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी देखा मुझे कोई बहुत ज्यादा स्टॉक्स ऐसे नहीं दिखे जो ऐसे मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हो जिनको लें और आगे आपका पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। मतलब आप इसको कितना भी ग्रोथ दे लें, अगर 20-20, 25-25% भी अर्निंग्स ग्रो करें अगले 6 से 8 क्वार्टर में, तो भी ये स्टॉक कोई सस्ता होने वाला नहीं है। तो आई अवॉइड इट। ठीक है। तो ये नज़रिया हैवेल्स जैसे कुछ काउंटर्स पे, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो आज टाटा मोटर्स पे एक बार फिर से नज़र आएगी, क्योंकि जेएलआर के जो इन्वेस्टर डे मीट आई है वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। शरद भी बता रहे थे कि इनकी जो चाइना की जेवी है, चेरी जेवी के साथ जो इनका पूरा करार है, उसको लेकर भी उन्होंने एक और ब्रांड का उस पूरे पोर्टफोलियो में एडिशन किया है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर है, पर जेएलआर के लिए भी ये काफ़ी अच्छे टारगेट्स और साथ ही प्रेजेंटेशन में भी इन्होंने इबिट मार्जिन का टारगेट जो है बताया है। एक बार संतोष आपसे समझना चाहेंगे कि टाटा मोटर्स कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखे? हमेशा 1000 रुपए के आसपास आके अब ये थोड़ी अटकलें फेस करता है। SST ये वैसे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन 1000 के लेवल पे कॉल राइटर्स है तो वो इतनी आसानी से जा नहीं पा रहा। तो जब तक 1000 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। 1000 का लेवल क्रॉस करके टिकता है तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है 1050 तक की। नीचे आप सपोर्ट जो है इसमें 975 का है, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो अभी एक रेंज है 975 से 1000 रुपए की। इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है फिलहाल टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। पर संतोष, जितने भी फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं उनमें भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। हम कई समय से पूरी एग्री से रिलेटेड थीम, रूरल से रिलेटेड थीम पे फोकस कर रहे हैं। कुछ शुगर काउंटर्स भी अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे, पर खास तौर से फर्टिलाइजर स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो संतोष फिलहाल? यस, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा वैसे भी इस बजट तक। और डिस्कशन भी चल रहा है कि शायद इनमें जीएसटी रेट कट हो सकते हैं। तो एनएफएल, आप आरसीएफ कोई सा भी स्टॉक देख सकते हो। मेरे रेडार पर एनएफएल है, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लग रहा है कि शायद इसने रिसेंट जो स्विंग हाई लगाए थे 133 रुपीज के आसपास के, वो अचीव होते नजर आएंगे। शायद उससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिले, तो यहाँ पर आप बैट कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ से 4-5% के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। ऊपर में शायद आपको 20% तक की रैली देखने को मिल सकती है अंटिल बजट। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कल दोपहर होते होते एक खबर मार्केट के अंदर आ गई थी। जो फिटमेंट कमेटी है जीएसटी की, वो ये कह रही है कि हम फर्टिलाइज़र पे जीएसटी को रिमूव कर सकते हैं। ये खबर कल दोपहर होने के बाद करीब 1 बजे के आसपास सिस्टम में आई। और अगर आप 1 बजे के बाद के सारे शेयर्स चेक करेंगे, इनफैक्ट FCA, फैक्ट, RCF, ये सब पहले नहीं चले थे 2 घंटे में। ये कल दोपहर 12 बजे के बाद से चले हुए शेयर्स हैं और में मोमेंटम एक साथ आया। आपके सबकी प्राइसिंग भी चेक कर लो, देखो एक ही टाइम वैल्यू पे सब के सब शेयर चले हुए हैं। वो सिस्टम में लीक हुई खबर थी कल मार्केट की। कल जो हमने आपको नोटिस भी करवा दिया था कि RCF खुला लाल निशान में है लेकिन ये चल सकता है, और कल बकायदा डेज हाई पे बंद हुआ। और अभी संतोष सर भी बता रहे हैं कि वो शेयर आपको चल सकता है। तो फिटमेंट कमेटी जो बता रही है कि भाई हम GST को रिमूव कर देंगे। कल दोपहर की आई हुई खबर है और इसका इम्पैक्ट 50% हमने कल ही देख लिया। हो सकता है क्वांटिटी इफेक्ट के साथ आज भी मार्केट के अंदर आते हुए दिखे, लेकिन आज जो भी होगा वो डिले इफेक्ट के साथ होगा। वो हो चुका है कल जो होना था, वो तो आज डिले इफेक्ट मारेगा। कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट जिसको हम कहते हैं कि ठीक है कल किसी के पास नहीं आई, कल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी, आज सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन बनेगी, तो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन आते आते तक कुछ हो जाए। एनी हाउ हम आ जाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम काफ़ी फास्ट आएगा या फिर वो शेयर्स ब्रेकआउट के कैंडिडेट बन रहे हैं। जरा मेहमानों से वो चेक करवा लेते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में है, वो शेयर का नाम है मन्नापुरम। एक बार सोनी आप जरा चेक करके बताएंगे मन्नापुरम। मैं इसको थोड़ा पोजिशनली रखना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है इस पर करीब 250 का, माफ़ कीजिए, क्या ये 250 आ जाएगा?
डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम मणप्पुरम में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 195 200 के रेंज पे, जहाँ पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिवली अभी भी अपने पोजीशंस को एग्जिट किए नहीं है। ये डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज सामने पुट राइटिंग इतनी नहीं हो रखी है, सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको तभी नजर आएगा जब वो 200 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। सो एक बार 200 को क्रॉस करने दीजिए, पोजिशनली उसके ऊपर आप होल्ड कर सकते हैं। बट आप अगर मीडियम टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं 250 टारगेट के लिए, तो आप कैश में इसको डिलीवरी के अनुसार होल्ड कर सकते हैं। अभी इमीडिएटली इंट्राडे बेसिस के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए, बट डेफिनेटली लॉन्ग मीडियम टर्म पोजीशन के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 188 पे बैठेगा, इसीलिए आप इसको 180 स्टॉप लॉस के साथ मीडियम टर्म पोजीशन पे होल्ड कीजिए। ठीक है, लेवल्स आपने सुन लिए होंगे। 2 स्टैम्प हमने लगवाए हैं जानबूझ के अलग अलग। जिनके पास पुराना पड़ा वो तो होल्ड करके रखें, नए वालों को भी थोड़ा वेट करना होगा। देखिए 2 तरीके से आप वेट करते हैं, या तो आप डिप की वेट करो या तो लेवल्स का ब्रेकआउट की वेट करो। ये बीच में जो ट्रेड होता है ना, ये सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन वाला होता है। वो होगा कुछ नहीं उससे, आप फालतू में उसका अपना धैर्य खो बैठोगे और मार्केट से वो लॉस हो जाएगा। इसलिए या तो इसको और पार हो जाने दो 198 200 वाली रेंज को, या तो फिर इसको और थोड़ा सा नीचे आने दो। इसलिए जिनके पास पड़ा वो होल्ड कर रखें, जिनके पास नया करना उनके लिए हमने वेट एंड वॉच की स्टैंप लगवाई है, यानी कि थोड़ा भी रुक जाइएगा। दूसरा एक शेयर है संतोष सर, जरा आप चेक कीजिएगा। मेरे को बड़ी हैरानी है, आपने उस शेयर को देखा नहीं क्या? वो एल्केम लैब है। सर्कल आवरली चार्ट चेक करेंगे ना, तो एल्केम लैब के अंदर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट होगा। आप जरा चेक कीजिए सर आवरली पे, शायद आपने देखा भी हो। आपके 2 शेयर्स हो गए होंगे, आपने इसलिए तीसरा नहीं दिया। एक बार जरा मेरे को एल्केम लैब के बारे में बताइए। आज प्लस करूं सर? हाँ यस डिम्पी, कल मैं जब कल के शो में लाइव था 1:30 बजे के आसपास, तब स्टॉक में मोमेंटम आया था और ये स्टॉक आखिरी के 1 घंटे में अच्छी मोमेंटम दिखाई थी, लॉन्ग बिल्डअप हुए थे। लग रहा है कि एक मोमेंटम एक्सटेंड होते नजर आएगा, 5500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोई आज भी खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसके अंदर पोजिशनिंग ले सकते हैं। डन। तो एक ये शेयर आप और हो गया एल्केम लैब, इस पर बाय की स्टैंप लगाओ एल्केम लैब पे। एक BLS इंटरनेशनल है, देवांग जरा आप वो शेयर चेक करेंगे। ये वीज़ा वगैरह वाली कंपनी है BLS इंटरनेशनल, देखना याद चलेगा क्या? कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी। BLS इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक्स में डेफिनेटली हमने कल एक मोमेंटम देखा है, बट नियर बाय रेजिस्टेंस स्टॉक का जो है अराउंड 370 जोन है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। डन। तो BLS इंटरनेशनल पे हो गया। हालांकि एक शेयर में आपको नोटिस सिर्फ बता देता हूं उसके बारे में कि वो शेयर अपने डीलर से आप पूछ लीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। उस शेयर का नाम है वेस्कॉन इंजीनियरिंग, VASCON। हमारे डाटाबेस में अभी हम डाल देंगे थोड़ी देर में, तो आपको मार्केट खुलने के बाद एक बार मैं दिखा दूंगा। अच्छा मिल ही गया हमको। ये 7% कल ऊपर जाके बंद हुआ है। बढ़िया ट्रेड, अच्छा मूवमेंट, डेली चार्ट पर चलने वाला शेयर है। सोनी पटनायक एक बार जरा चेक करना, ये कंटिन्यूटी आज फिर आएगी। कल वॉल्यूम भी था, प्राइस भी था, RSI भी ठीक है। डिम्पी जी, यहाँ पे कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। लास्ट 3 डेज में जो वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था टुवर्ड 73.8 74 को क्रॉस किया है। सो यहाँ से कंटिन्यूएशन आज के लिए 78 8.5 पे लग रहा है। तो जिनको आज तक ही प्ले करना है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करना है तो आप होल्ड कीजिए। एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आता भी है फ्रॉम 78.5 लेवल्स, वहां पे आप उसको मतलब एवरेज आउट करके होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक अपने पुराना जो हाई है टुवर्ड्स 92 वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये डिफेंस वाले जो शेयर है, रेलवे शेयर है, लगातार बहुत तेज़ चाल दिखा रहे हैं और कल भी डिफेंस वाले शेयरों में HCL को लेकर तो खबर भी थी। सारे के सारे शेयर दौड़ रहे हैं। ये बताइए कि स्वाभाविक सी बात है कि जब इतनी तेज़ रफ्तार हो तो लोगों को लालच आता है, जो उसमें इन्वेस्टेड नहीं है वो क्या करें? करेक्शन पर करें या फिर अब थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, अब दूर ही रहें इनसे? नहीं, मैंने ये पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि इन शेयर से अभी दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज दोनों ही सेक्टर जिनकी अभी आपने पहले भी बात की, फर्टिलाइजर और डिफेंस, दोनों ही सेक्टर बजट को लेके काफी एक्साइटेड है। काफी ऐसी
एंटिसिपेशन है कि बजट में इन दोनों ही सेक्टर्स को काफी फायदा मिलेगा। डिफेंस स्पेंडिंग भी सरकार बढ़ाने वाली है और फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी भी आने वाली है। तो मैं खबरों वाले शेयर से जरा दूर ही रहता हूँ और उसके सिवाय वैसे भी डिफेंस एज अ सेक्टर, चाहे आप बीईएल, पारस डिफेंस, इन सारे स्टॉक्स को देखिए, जिस स्पीड पे ये भागे हैं और जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए अगर इनको लेना हो, मैं करीब कम से कम 3 से 5 साल के लिए व्यू बना के शेयर लेता हूँ। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो इन शेयर्स में मुझे कोई लंबे टाइम के लिए दम नहीं लगता, और अगर है भी तो वो मूवमेंट आने से पहले इन शेयर्स को यहाँ से काफी करेक्ट होना पड़ेगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं, अभी आप कुछ देर पहले वास्कॉन इंजीनियर्स पे बात कर रहे थे, और टेक्निकली तो वो लोगों को पसंद है। मैं अपनी फंडामेंटल स्टैम्प भी उस पे लगा देता हूँ विद द डिस्क्लेमर कि हमने ये पिछले 1 महीने में काफी क्वांटिटीज में ऐड किया है सारे ही पोर्टफोलियोज में। आई थिंक इट्स वन स्टॉक जो, अगर आप देखें, रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको जितना इंकरेजमेंट मिल रहा है अभी, और जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में एक री-रेटिंग आ रही है, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी वास्कॉन इंजीनियरिंग होगा, बिकॉज करीब 54% इनका जो रेवेन्यू आता है वो ईपीसी से आता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, वो भी थर्ड पार्टी रियल एस्टेट प्रोवाइडर्स के लिए। तो उनके लिए ये काम करते हैं, वहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। कंपनी ने पिछले 5 साल में, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, हमारे पास ये शेयर है, हम काफी टाइम से इसे ऐड कर रहे हैं, और पिछले 5 साल में कंपनी ने करीब 278 करोड़ से घटा के अपना डेट 173 करोड़ कर लिया है। तो कंपनी का ओवरऑल साइज बढ़ते जा रहा है, लेकिन डेट कम हुआ है कंपनी का। क्रिसिल ने इसकी रेटिंग BBB से बढ़ा के BBB+ कर दी है। प्रमोटर्स का 32% स्टेक है, और सबसे अमेजिंग चीज इसकी और सबसे अच्छी चीज ये है, जो ऑर्डर बुक स्वेल हुई है, जो बड़ी है, 2800 करोड़ के करीब की जो ऑर्डर बुक है, उसमें से करीब 84%, अराउंड 84% जो ऑर्डर बुक है वो सरकारी ऑर्डर बुक है, वो सरकारी कंपनियों से आती है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय फॉर मी विद द डिस्क्लेमर कि ये थिनली मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो ये शेयर थोड़ी बहुत बाइंग पे भी काफी मूव कर जाता है, बट ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने पहले भी रेकमेंड किया। ठीक है, वैस्कॉन पर भी आपके लिए फिर से एक फंडामेंटल व्यू मिल गया। सोनी जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर खबर आई है कि ये 21 जून को, यानी कि परसों, कंपनी पूंजी जुटाने पर विचार करेगी, और उसके तरीके कई सारे आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये हॉस्पिटैलिटी जो बिज़नेस है उसका ये आईपीओ भी लेकर आ जाएं, या फिर क्यूआईपी करें, राइट इशू लेकर आएँ। हम देख रहे हैं कि 1935 रुपये का भाव है, और महीने भर की बात करें तो ठीक ठाक रफ्तार दिखाई है प्रेस्टीज एस्टेट्स ने। बाकी बहुत सारे अलग अलग शहरों में भी कंपनी अब अपनी पहुंच बढ़ा रही है। टेक्निकल्स जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए? अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्लियरली 2 डेज से हम देख सकते हैं कि 2000 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, क्रॉस नहीं कर पाया है। सो जब तक वो 2000 को क्रॉस नहीं करता है, फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे रेकमेंड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लोअर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 1850 1855 को एक बार टेस्ट कर सकता है, सो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स करंट लेवल से मना है, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है 2000, उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेश लॉन्ग्स को इसमें अवॉइड करना है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। कल जब हम ऐसा गर्मी का जिक्र कर रहे थे कि किन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उस चर्चा में वरुण बेवरेजेस का भी जिक्र हुआ था, और आज देखिए CLSE की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ा के 1970 के भी ऊपर के दे रहे हैं। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे, वरुण बेवरेजेस कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, और क्या यहाँ पे फ्रेश बाय की आपकी कोई सलाह होगी? वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है, स्टॉक्स में अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिला था, ब्रेकआउट देखने मिला है, तो डेफिनेटली हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1670 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, यहाँ पे 1600 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1670 के भी ऊपर के टारगेट्स वरुण बेवरेजेस दिखा सकता है। कल अगर हम देखें तो लाल निशान में इसकी क्लोजिंग हुई थी, जाते जाते थोड़ा फिजल आउट हो गया था, पर आज इस काउंटर पे आप जरूर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे ज्वेलरी काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने कई सारे काउंटर्स पे जो है अपनी कवरेज को इनिशिएट किया है, जिसमें सेंको, कल्याण और टाइटन है इनकी लिस्ट में। संतोष, इन तीनों में से सबसे बेहतर आपको कौन सा दिख रहा है चार्ट्स पे? सेंको पे देखिए 1300 के टारगेट्स है, कल्याण पे 525,
टाइटन पे 4150 के। टाइटन कुछ दिनों से अच्छे मोमेंटम जरूर दिखा रहा है, पर इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कौन से सबसे बेहतरीन लग रहा है चार्ट्स पे? कल एक मोमेंटम देखने को मिला और मुझे लगता है कोई सा भी स्टॉक आप ले सकते हो, सब तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर आप जो मोमेंटम है जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर्स आप देख सकते हो। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है, लग रहा है जो पुराना मोमेंटम था वो फिर जारी रहेगा। स्टॉक अब शायद 500 रुपए के लेवल की ओर बढ़ सकता है। नीचे 400 410 का जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स को लेकर ये व्यू, लेकिन एक शेयर जिस पर आज फिर से व्यू चाहेंगे वो है पावर ग्रिड का। कल 3% के आसपास की तेजी हमने देखी और जो कुछ भी नुकसान हुआ था शेयर को चुनाव नतीजों के दिन, उसकी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी भरपाई करके फिर से ये 330 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। इसको लेकर एक व्यू देवांग आपसे चाहेंगे। पावर ग्रिड एक निश्चित तौर पर एक सेफ स्टॉक, डिविडेंड वाला स्टॉक तो है ही। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? 350 रुपए के लिए इस पर दाव लगाना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर इसका? और पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक्स में डेफिनेटली कल हमने एक मोमेंटम देखा। स्टॉक है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो अभी भी अपसाइड इसमें इंटैक्ट है। अराउंड 345 350 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक्स में। ठीक है, 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है पावर ग्रिड के लिए। इस बीच जिन 4 कंपनियों की ब्लॉक डील की खबरें हमने आपको बताई थी, उसमें से एक था संसेरा इंजीनियरिंग। प्री ओपन में करीब 57.5 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। और अब 10.5 पौने 11% की बड़ी इक्विटी का ये एक्सचेंज हुआ है संसेरा इंजीनियरिंग में। बाकी कंपनियों पर भी नजर रहेगी। ZF कमर्शियल हो गया, ग्लैंड फार्मा या फिर इंडस टावर, और उसमें भी बड़ी बड़ी स्टेक सेल हैं। इंडस टावर में तो 18% की इक्विटी एक्सचेंज होने वाली है। एक शेयर इस पर जरा आपसे राय जानना चाहेंगे। सिटी यूनियन बैंक कल हमें हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। सोनी जी जरा चेक कीजिए सिटी यूनियन बैंक को। कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर सिटी यूनियन बैंक का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे हाई पर कल जाके बंद हुआ है 157 रुपए के ऊपर। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? अभिषेक जी, कल मेरा भी ये एक रडार में था सिटी यूनियन बैंक, और पहला टारगेट 158 160 के रेंज पे था। कल ऑलमोस्ट 158 को टेस्ट किया है, सो टारगेट वहां पे अचीव हुआ है। बट बिकॉज बैंक निफ्टी में भी कल ब्रेकआउट आया है, ओवरऑल सारे बैंक्स में इंडिविजुअल हम देखेंगे तो काफी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, और एफएनओ स्टॉक्स जितने भी हैं बैंक निफ्टी में पोजिशंस का कल और फ्रेश ऐड हुए हैं, इंक्लूडिंग सिटी यूनियन बैंक। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि टारगेट एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉक काफी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है यहाँ पे, चार्ट्स पे भी प्लस डेरिवेटिव डेटा के अनुसार। सो यहाँ पे टारगेट एक्सटेंड करके 165 पे लेना चाहूंगी, बट स्टॉप लॉस करंट लेवल से आपको ट्रेल करना है 153 पे। सो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कल से अगर कोई लेके रखे 153 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, और पहला इसका टारगेट एक्सटेंड करते हुए 165 पे लेना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स भी चेक कर लेते हैं। जो कल बड़े शेयरों में HDFC की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। रजत शर्मा हमारे साथ हैं। रजत सर, कोई बैंकिंग में आप मैं ये तो नहीं बोलूँगा अच्छे शेयर बता दो, अच्छे हैं तभी तो बैंक चल रहा है। और ये शेयर तो 1600 हो गया, 1300 1350 इसने एक बार बेस बनाने के बाद क्या बढ़िया शेयर चला भी है। लेकिन मैं आपको ओपन छूट दे सकता हूँ। मेरे को आप एक बैंकिंग स्टॉक ऐसे बताइए, मेरा 2-2.5 साल का पोर्टफोलियो है, मैं उसके अंदर एक बैंकिंग स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूँ, या समझ लो मेरे पास स्पेस है, या मैं एक ऐड कर सकता हूँ, या व्हाटएवर, जैसा भी मेरे रीजनिंग आप समझ सकते हो। एक शेयर मेरे को नाम बता सकते हो विद रीजंस? करेक्ट। मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक जो बैंकिंग शेयर है अभी जिसमें मेरा काफी एलोकेशन है, दैट इज फेडरल बैंक। एंड आई थिंक मेरा ये मानना है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में छोटे बैंक्स के पास ज्यादा स्कोप है बड़े बैंक्स का मार्केट शेयर ईट अप करने के लिए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं HDFC बैंक की, या हमने अभी अभी एनालिसिस किया था HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, जितने भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है बारिंग आईसीआईसीआई को अगर आप हटा दें, तो ये बाकी जितने भी लार्ज बैंक्स हैं HDFC, कोटक, इंडसइंड, इन सभी बैंक्स के पिछले 5 साल में जो सीएजी या रिटर्न है, इन्होंने अपने एफडी को भी बीट नहीं किया।
मतलब अगर आपने इन्हीं बैंकों की एफडी में पैसा लगाया होता तो उसमें ज्यादा पैसा बन जाता। इसमें मैं आपको एक अपनी तरफ से एक अपना व्यू दे दूं। मैं इन जनरल बैंकिंग सेक्टर पे काफी नेगेटिव हूँ आगे आने वाले टाइम में, और उसकी वजह कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है कि ये बैंक्स बहुत चल गए हैं। इनफैक्ट ये बैंक्स नहीं चले हैं, बट आई थिंक मैं जब भी फंडामेंटल रिसर्च करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर वगैरह में, इनको हर तरफ से, चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर हो, और ये पूरी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एनबीएफसी, बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है जो बैंक्स के काम कर रही हैं। डिजिटाइजेशन इतना हो रहा है, ऑनलाइन एप्स, वेदर इट्स जैसे पेटीएम का ऐप था, और अब जियो फाइनेंशियल इस इंडस्ट्री में आ रहा है। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो काफी बैंक्स का मार्केट शेयर ईट अप कर रहे हैं। प्लस जो अंडर वैल्यूड सरकारी बैंक थे वो बहुत तेज चले। तो अभी मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्या ट्रिगर होगा कि उनका मार्केट शेयर बढ़ने लगेगा। नो डाउट इंडिया अभी भी अंडर बैंक कंट्री है, बट मेरा व्यू बैंकिंग सेक्टर पे इन जनरल पिछले 3-4 साल से नेगेटिव है। हमने वो देखा है प्ले आउट होते हुए। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फेडरल बैंक सिर्फ इसलिए बिकॉज उनकी लोन बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट कमेंट्री इज वेरी क्लियर। अगर आप कोई भी उनकी वेबसाइट पे जाए और उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी देखे तो उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत साफ नजर आती है, उनके मार्केट्स में ग्रो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो दैट्स वन बैंक जो मेरे पोर्टफोलियो में है, बट अदर देन दैट एक्चुअली मैं बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा नेगेटिव हूँ आने वाले टाइम। कोई बात नहीं, आपका रीज़न हो सकता है, आप कह रहे हैं कि नेगेटिव हैं आप, और लेकिन फिर भी आपने एक बैंक तो हटा के दे ही दिया, वो है फेडरल बैंक। कल हमारे को एक टेक्निकल एक्सपर्ट से भी फेडरल बैंक के बारे में दिया था, एक ऑप्शंस की ट्रेड भी दी थी। मेरे को अच्छे से ध्यान है, अंशुल जैन थे क्लोजिंग के कार्यक्रम में हमारे पास जुड़े थे। 175 की उन्होंने हमको स्ट्राइक रेट की कॉल दी हुई है फेडरल बैंक की। आज अगर मार्केट ठीक खुलता हो सकता है फेडरल बैंक कल चल जाए। कल हालांकि उन कॉल देने के बाद चला तो नहीं बट टूटा भी नहीं। तो फेडरल बैंक रजत जी की लिस्ट में था, ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। एक शेयर और चेक करवाता हूँ मैं सोनी पटनायक से। सोनी एक बार ज़रा वर्धमान टेक्सटाइल चेक करना, 495 पे है। ये ब्रेकआउट हो सकता है क्या? एक्चुअली में बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं है, बट मैं फिर भी इसको देख रहा हूँ कि एक मूवमेंट दे सकता है आपको ये। डिम्पी जी यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक ब्रेकआउट को एक ऑलमोस्ट दिया है उसने ब्रेकआउट। एक रेजिस्टेंस है 505 पे, उसको क्रॉस कर सकता है जिस हिसाब से कल एक यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। सो एक बार क्रॉस कर जाएगा 505, उसके ऊपर आपको एक अच्छे अपसाइड मूव टुवर्ड्स 525 530 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। स्टॉक को होल्ड कीजिए, अगर कोई ऑलरेडी लेकर रखे स्टॉक को होल्ड कीजिए 485 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ एक शेयर में आपसे पता करना चाहता हूँ। संतोष मीना जी, आप जरा देखिएगा, ध्यान है आपसे हमारी चर्चा हुई थी बजाज हिंदुस्तान को, आप कह रहे थे वो शेयर चलेगा। कल आपसे मेरी चर्चा हुई थी, एक बार मैंने आरसीएफ भी आपसे पता किया तो आपने कहा चलेगा, दोनों शेयर्स चले। ऐसे मेरे को लग रहा है एक शेयर और भी तैयार हो रहा है, टिकट साइज छोटा है, उस शेयर का नाम है इन्फीबीम। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ बोल दूं कि भैया जिनके पास है वो अपना शेयर को ज़रूर चेक कर लें, जिनके पास नहीं है वो कंप्लायंस को भी चेक कर लें। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम इस तरह के शेयर्स नहीं लेते, कृपानाथ आप ना लीजिएगा शेयर, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ और एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ। सर वॉल्यूम में कोई मेजर चेंज नहीं है इन्फीबीम के अंदर, इन्फीबीम का शेयर लेके आना। इन्फीबीम एवेन्यू के नाम से एक शेयर है, आप 33 रुपये के आसपास का शेयर होगा, 33 रुपीज़ का। इन्फीबीम INFI लिखोगे आ जाएगा। वॉल्यूम में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है सर, बट प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है डेली चार्ट पे। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है और ये शेयर का ऐसा लग रहा है कि शायद 40 रुपये तक चला जाएगा। देखा जाए 32 से 40 बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। सर भर लें इसको, थोड़ा सा ले लें पोजीशन। यस डिम्पी, ये थोड़ा सा नॉर्मली एग्रेसिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इसमें हमने साल की शुरुआत में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट हुआ और अच्छी बात ये है कि उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वापस चलने के लिए तैयार है। 34 के आसपास थोड़ा सा इसको एक रेजिस्टेंस जरूर है, 100 डे मूविंग एवरेज और एक पहले का जो ब्रेकआउट लेवल था। तो जैसे ही 34 क्रॉस करेगा मुझे लगता है मोमेंटम पकड़ेगा और 34 क्रॉस करने के बाद आपको 40 से 42 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो इस तरह के स्मॉल टिकट साइज काउंटर पसंद करते हैं और कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप तो अब 9 बज चुके हैं और चलिए आइए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने के लिए। चलिए सीधे चलते हैं शरद के पास। शरद, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है क्यूआईपी इश्यूज़ पे फोकस कर लेते हैं और आज हमने देखा कि ऑलरेडी 4-5 बड़े कंपनीज़ के ब्लॉक डील्स भी हो रहे हैं। सबसे पहला है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए का क्यूआईपी इशू खुल चुका है, जो इंडिकेटिव प्राइस है 4400 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि लगभग 8% डिस्काउंट पे है। वही आमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो इस कंपनी ने भी जो है 500 करोड़ का क्यूआईपी का इशू खुल गया है। यहाँ पे फ्लो प्राइस है लगभग 6% डिस्काउंट पे। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है 21 जून को, जहाँ पे फंड रेज की विचार होगी। हमारा चौथा स्टॉक सोना BLW प्रेसिजन। यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेशन आया है एक प्रोडक्ट का, जो ट्रैक्शन मोटर प्रोडक्ट है, जिसको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में यूज़ किया जाता है EV सेगमेंट में। इंटरेस्टिंगली ये PLI स्कीम वाला जो है कंपोनेंट है यहाँ पे, तो स्टॉक में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। वेदांता का एनुअल रिपोर्ट भी आया था, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हमने पकड़ा वो है कि जो मोनेटाइजेशन होती है उनकी स्टील और रॉ मटेरियल की बिज़नेस के, वो वित्त साल 2025 के पहले हाफ में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। टाटा मोटर्स का भी आज सुबह इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया। JLR और चेरी जो कंपनी है, उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जहाँ पे लाइसेंस करेंगे जो फ्रीलैंडर ब्रांड है इन कंपनी को चाइना में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम होगी। तो ऑफकोर्स ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इनरवेयर जो है टेक्सटाइल PLI स्कीम में शामिल हो सकता है। ये टेक्सटाइल PLI स्कीम 11,000 करोड़ रुपए का स्कीम है और ये सितंबर 2021 को आया था। तो इस स्कीम में जो है कुछ प्रोविजंस ट्वीक हो सकते हैं, जहाँ पे इनरवेयर इसके अंदर आएगा। तो इसके कारण रूपा, डॉलर, लक्स, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स अपने रडार में रखिएगा, आज इन पे अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा 8वां स्टॉक वो है सेनको। मोतीलाल ओसवाल ने जो है निकाला है ज्वेलरी इंडस्ट्री पे रिपोर्ट, और सेनको खास करके हमने पिक की है, इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस रखा है 1300 रुपीज़ पर शेयर। और जो MOSL कह रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड के जो मूवमेंट आ रही है और कंपनी की फ्रेंचाइजी मॉडल भी आ रही है, उसके कारण जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है पूरे बाज़ार में। हमारा आखिरी स्टॉक वो है हमारा खबर का सेगमेंट। अगर उस स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक फोकस में रहेगा, वो है D-Dev प्लास्टिक्स। अब यहाँ पे जो है जो खबर आ रही है कि कंपनी प्रेफरेंस इशू ला सकती है और मार्केट इन्वेस्टर्स के बीच जो है यहाँ पे इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। ये कंपनी अगर मैं बात करूँ तो एक प्रॉक्सी है केबल और वायर कंपनीज़ की, जैसे कि हैवेल्स हुआ, पॉलीकैब, ये सब उनके क्लाइंट्स हैं और वो कोटिंग बनाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए जो स्टॉक है ऑलरेडी मार्च के लो से डबल से ज़्यादा हो भी चुका है। तो ये हमारा खबर है D-Dev प्लास्टिक्स। तो ये 9 नवरत्न है जो हम आपके लिए लाए हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट लाने के लिए। तो शरद जाने जाते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आते हैं, इंटरेस्टिंग काउंटर्स लेके आते हैं जिनका नाम भी हम पहली बार सुन रहे हैं। और आज देखिए D-Dev प्लास्टिक्स ये काउंटर फोकस में रह सकता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं वो बाजार की चाल, और साथ ही आज खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक व्यू उनका कहाँ पे है। खुश बोरा और ध्वनि पटेल दोनों हमारे साथ हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी तरफ से आज 2 काउंटर्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहला काउंटर जो यहाँ पे मेरी तरफ से फोकस में है वो ग्रैन्यूल्स का है। ग्रैन्यूल्स में कल के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने नीचे की तरफ से एक बॉटम बनाया और वहां से अपमूव दे रहा है, और आज के सेशन में भी ये अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए फर्दर ऊपर की तरफ। 504 505 रुपए तक का इसका टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मेंटेन करके रखना है तो 465 का रहेगा यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से फोकस में बन रहा है वो है कजारिया सिरामिक्स। कल का अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो कल के सेशन में स्टॉक ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, जो उसकी एक रेजिस्टेंस थी, वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होगा, आज के सेशन में भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपसाइड बना रहेगा ऊपर की तरफ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है तो 1430 से लेके 1440 रुपए तक का एक टारगेट इसके अंदर बनता है, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो यहाँ पे 1330 का स्टॉप लॉस बनता है। बाय कॉल्स ध्वनि की तरफ से कजारिया सिरामिक्स, कई समय से हम सिरामिक काउंटर्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं, और साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पे भी आप रखिए नजर। कुछ गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे आज के आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं। जी सृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द पैनलिस्ट। वेल देखिए, मार्केट हम कॉशन सुझा रहे हैं और हर दिन नए हाइस बना रहे हैं।
I think that's the kind of zone we are in. So cautiously optimistic ये व्यू है हमारा on the whole इंडेक्स पे. बैंक निफ्टी हमें लग रहा है यहाँ से और रूम है ऊपर जाने के लिए, perhaps 51, 500 which could also take the nifty along with it. तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहे. बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है नहीं है इंडिसेस पे, बट मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करके चले. तो ये ब्रॉड व्यू है इंडिसेस पे. अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो स्टॉक्स हैं हमारे रेडार पे. पहला है चोला फिन. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है ये जारी है. स्टॉक में एक नई चाल जो शुरू हुई थी, वो भी अगर आप देखें तो ट्रैक्शन गेन करके 1450 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की क्लोजिंग दी है. अब ये मोमेंटम 1485 1515 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है. 1425 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले. जो दूसरा पिक है वो है केन्स टेक्नोलॉजी का. इसमें भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा अप मूव है. साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, विच सजेस्ट कि ये जो मोमेंटम है, ये जो रैली है, इसमें और अपसाइड अभी काफी बाकी है. तो नियर टर्म में अगर छोटे टारगेट के हिसाब से ट्रेड करना चाहें तो 4000 4100 के लेवल्स को ध्यान में रखें, और स्टॉप लॉस जो है वो आपका 3795 के करीब आएगा. दो शेयर हो गए कुछ की तरफ से, लेकिन प्री ओपन के आप लेवल देखिए. निफ्टी 72 अंक ऊपर जाकर सेटल होने की तैयारी में है. सेटल हो भी गया होगा अब तो ये. और 23,630 यानी कि आज खुलते ही फिर से बाजार में नई ऊंचाई बनने की उम्मीद है. प्री ओपन में तो ये बन चुका है. सेंसेक्स की बात करें 250 अंक ऊपर, 77,500 के ऊपर जाकर सेंसेक्स के लेवल सेटल हुए हैं. इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन ध्वनि आपसे जरा ना आईईएक्स के शेयर पर जरा एक राय चाहेंगे. आईईएक्स 145 रुपए से लगातार तेजी में है. 185 रुपए के ऊपर जाकर अब ये कारोबार कर रहा है. कैसा लग रहा है आपको इसका स्ट्रक्चर, और क्या इसमें फ्रेश बाइंग करनी है आईईएक्स में? डेफिनेटली अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री का ही बना हुआ है. इनफैक्ट डेली चार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, जिसमें स्टॉक यहाँ पे ग्राउंडिंग फॉर्मेशन बनाने जा रहा है, और इसका जो फर्दर अभी अपसाइड है वो अभी काफी मोमेंटम इसके अंदर बचा हुआ है. ऊपर की तरफ आपको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 196 197 के लेवल बनते हैं, जहां तक का अपसाइड इसके अंदर कंटिन्यू होगा. और इनफैक्ट अगर आप इसको देखें तो पिछले 5 दिनों में इसकी जो मूव आई है उसमें पिछले 3 दिनों में तो स्टॉक ने यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है, जहाँ पे 174.75 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला है. तो डेफिनेटली इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं. टारगेट इसका आप 196 से 197 का रखें, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप इसके अंदर नीचे 179 का स्टॉप लॉस लगाएं. ठीक है, 179 रुपए का स्टॉप लॉस आईईएक्स के लिए. सोनी, रिलायंस पर जरा आपसे व्यू चाहेंगे. फिर से छोटी छोटी तेजी दिखाकर अब ये शेयर 3000 रुपए के करीब फिर से पहुंच गया है. रिलायंस, क्या इसमें ट्रेड के मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, रिलायंस में ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्ले होना चाहिए. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कंसोलिडेशन मोड पे है, सो थोड़ा अवॉइड कीजिए. स्टॉक को अक्यूमुलेट कीजिए. एक लॉन्ग टारगेट लीजिए यहाँ पे 3100 का, बट स्टॉक अक्यूमुलेशन जोन में है फिलहाल. 2900 का अच्छा सपोर्ट है. उसी सपोर्ट के साथ इसको आप अक्यूमुलेट कीजिए. जितना भी आपको मिलता है डिप्स टुवर्ड्स 3 to 4% वहां पे आप बाई कर सकते हैं, और 2900 सपोर्ट मेंटेन कीजिए. एंड टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 3100. ठीक है, 71 पॉइंट ऊपर आज खुलने की तैयारी करेगा इस समय निफ्टी, और करीब 167 पॉइंट ऊपर खुलेगा बैंक निफ्टी. आपको मैं फिर से फर्टिलाइजर स्टॉक्स दिखाऊं. आरसीएफ खुल रहा है 5% ऊपर आज, 9%. साथ में ये भी दिखाना आप, और स्टॉक्स भी दिखाओ आरसीएफ के साथ साथ, जरा चेक हो जाएंगे. एनएफएल दिखाओ, एक बार जरा गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र दिखाना, साथ ही दिखाना पारादीप फॉस्फेट, साथ ही दिखाना कोरोमंडल इंटरनेशनल, साथ ही दिखाना चंबल फर्टिलाइज़र्स. ये कुछ एक शेयर्स दिखाओ. आपको ज़्यादातर शेयर्स गैप के साथ मिलेंगे. कल 12:30 बजे के आसपास जब खबर मार्केट में आई, उसके बाद से तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर आया. 2 शेयर और दिखाना. पिरामिल एंटरप्राइजेज, आपको ध्यान है 2 दिन से हम ये शेयर के बारे में जिक्र कर रहे हैं. आज इसमें 1 करोड़ शेयरों की ब्लॉक लगने जा रही है. अभी थोड़ी देर में आपके सामने भाव भी आ जाएगा पिरामिल एंटरप्राइजेज पे. इसके अलावा आप एक और शेयर है वोडाफोन आइडिया, जिस पे आज एक ब्लॉक लगेगा. वो शेयर भी आप एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दो. अमूमन दोनों शेयर्स पे जो ब्लॉक लग रहा है
वो भी आज बढ़कर ही खोलते हुए दिख रहे हैं। 22 जून को होने वाली जीएसटी बैठक पे फर्टिलाइज़र पर जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। डिटेल के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सुमित चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। सुमित जी, कल मार्केट के अंदर धीरे धीरे के कल के खबर ही आई कि फिटमेंट कमेटी ये डिसाइड कर रही है कि जो जीएसटी लगता है ना फर्टिलाइज़र पे, उसको धीरे धीरे करके हटा दिया जाए। क्या ये फैसला हो सकता है जीएसटी काउंसिल के अंदर? जी बिल्कुल, ये इसका पहला जो स्टेप है, पहला चरण वो पूरा कर लिया गया है। जो फिटमेंट कमेटी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रेट रैशनलाइजेशन के लिए जो होता है उसको सुझाव भेज दिया है। तो 5% फर्टिलाइजर जो पे जीएसटी लगता है उसको कम करने की बात हो रही है। हालांकि कुछ जो फैसला जो भी होगा वो 22 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही पता चल पाएगा। पर ये काफी समय से डिमांड थी फर्टिलाइजर सेक्टर की कि जीएसटी हटाया जाए। हालांकि इसके और भी पहलू हैं, ड्यूटी को लेकर और कैपिटल को लेकर काफी पहलू हैं इस चीज के। कोई आसान बात नहीं होगी ये करना, पर इसका पहला स्टेप लिया जा चुका है। ये देखना होगा आप कैसे जीएसटी जो जीओएम है वो इसको आगे उस पर पूरा विचार करेगी, पूरे तौर से विचार करेगी। यही उसका उद्देश्य है कि जब वो जीओएम को भेजते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजते हैं, तो वो सब तरीके से देखती है कि इस पे किया जाना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस सब को देखते हुए फैसला लिया जाएगा जो 22 जून को ही पता लगना संभव होगा। ठीक है जी, 22 तारीख को वेट कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि फिर पता लगेगा ही। हालांकि मार्केट अपने तरीके से रिएक्ट करता है, मार्केट अपने तरीके से कैलकुलेट करता है और वो कैलकुलेट ये कर रहा है कि शायद हो सकता है जीएसटी पे रिलीफ आ जाए। आपको मैं कड़ी जोड़ के दिखाऊं? सुमित जी थैंक यू वेरी मच, आपका तो बहुत शुक्रिया। हम आपको कड़ी जोड़ के दिखाते हैं। पहला, देश के प्रधानमंत्री ने जब कुर्सी पे बैठे थे सबसे पहले साइन किस पे किया था? 20,000 करोड़ रुपये किसान निधि पर। दूसरा बड़ा फैसला, मॉनसून को लेकर कोई भी अपडेट, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। तीसरी बड़ी खबर, आईएमडी ने कहा कि मॉनसून थोड़ा स्लो जरूर है लेकिन पिकअप हो जाएगा 21 तारीख के बाद, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये सब कुछ फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको। चौथा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर सेक्टोरियल चर्निंग होनी थी, सेक्टर्स के अंदर मूव आना बाकी था, वो आना है, वो शुरू होना था फर्टिलाइजर्स के साथ, वो हुआ भी। और ये आज नहीं चल रहे हैं कृपानाथ, ये तो कल भी थे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो 2-3 पहले से ही चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक कड़ी दिख रही है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये 22 तारीख की वेट करने से पहले मार्केट अपना काम कर देगा। ये सेल ऑन रूमर, बाइंग ऑन सेल ऑन न्यूज़ हो जाएगा, बाइंग ऑन रूमर वाला कंसेप्ट पे। खैर एनी हाउ, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे अच्छे से बढ़कर खुलता हुआ। करीब 15-15.5 शेयर ऐसे थे जो कि एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से काफ़ी बेहतर खुले हैं। 224 शेयर के अंदर आपको डिक्लाइन मिला है। आज निफ्टी बैंक में कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम शुरुआत में नहीं है, ये कल भी हुआ था, शुरुआत में नहीं था। तो आज मैं जिस डिप की वेट कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिप आएगा, आना चाहिए, आएगा और आना चाहिए में फ़र्क है बहुत बड़ा। तो आना चाहिए इसलिए क्योंकि आपका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ फोमो का शिकार हो रहा है, उल्टा सीधा शेयर पे पैसा लग जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। और रिटेलर्स को ही दिक्कत होती है, इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत नहीं होती, वो तो मैनेज कर लेते हैं, ह्यूज फंड्स होते हैं। वो तो अगर जिस शेयर को खरीदेंगे ना तो उसकी ऑप्शंस को बेच देंगे मार्केट के अंदर, आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस बेचने में पूरा मार्जिन लगता है। निफ्टी ने आज जब गैप किया तो फिर से नया हाई भी टेस्ट कर दिया। आप पर डे नया हाई लगाते हो, वो क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छा पर डे का जो हाई होता है वो हाई के लेवल्स भी आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। 10-10, 20-20 पॉइंट से हाई बनाते हो, फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है या फिर वहीं से रेंज में रह जाता है। फिर और एक और पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा सेंटिमेंट चल रहा है, इसलिए आपको बार बार गैप भी मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसेस बढ़िया चलते हुए आपको दिख रहे हैं, या आप अपनी स्क्रीन पे इसको नोटिस कर रहे होंगे। 22 पॉइंट की बढ़त है, 550 का लेवल के आसपास की कल क्लोजिंग हुई थी, 550 के ऊपर आज ओपनिंग हुई है, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद के मोमेंटम मार्केट को थोड़ा नोटिस करना होगा। और एक और चीज़, पहले 5 बड़े शेयरों में से जो मेरे को स्क्रीन पर दिखा दिया वो HDFC, TCS के अंदर 1/4% के आसपास की बढ़त है, रिलायंस भी 1/4% बढ़कर कामकाज कर रहा है, इन्फोसिस 0.5% ऊपर है, और L&T और HUL और दिखा दो तो इससे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। L&T भी 0.5% करीब नीचे है, और एक बजाय HUL और दिखाओ, HUL भी 0.5%। तो मेरा 50-50 वाला कंसेप्ट है। मेरे पास कुछ बहुत बड़े शेयर्स ऐसे नहीं आ रहे हैं जहाँ पे मार्केट का मोमेंटम है। IT के अंदर मैं ज़रूर आज नोटिस करूँगा, वो मैं ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखूँगा। करीब यहाँ पे 8% की बढ़त के साथ RCF 186 रुपये का हो चुका है। सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स आज फिर से मोमेंटम के अंदर है। ये कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट सेकेंड डे भी मार्केट के अंदर रहा। कल 12:30 बजे की जो शुरुआत हुई वो अभी तक नहीं थक रहा। एक और पॉइंट, आप ना थेमेटिक चुनिए। मैंने आपको कल भी बात बताई थी महाराज
आपने थेमेटिक रहिएगा बजट तक एक सेक्टर पकड़िए, एक सेक्टर के अंदर थीम पकड़ी, थीम पकड़ लिया, थीम के अंदर फिर उससे जुड़े हुए शेयर्स पकड़ लो। फिर वैल्यूएशन नहीं देखी जा रही, फिर यूफोरिया काम करता है मार्केट के अंदर। वो यूफोरिया आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखता भी होगा। HDFC बैंक की स्पीड ना पकड़ने की वजह से बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से भी ऊपर नहीं आ रहा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। 2 शेयर जरा स्क्रीन पर जरा जल्दी से दिखाइएगा। पहला है आइडिया, दूसरा पिरामिड एंटरप्राइजेज। पिरामिड एंटरप्राइजेज ने कल काफ़ी दिनों के बाद 900 के ऊपर क्लोज किया था। कल 12 बजे के शो में हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, उन्होंने एक पिरामिड एंटरप्राइज के ट्रेड भी दिया था, आपको ऑप्शंस का ट्रेड दिया था, सीधा ये कहते हुए कि बस इसको मत खरीदना, इसका ऑप्शंस का ट्रेड ले लेना। एक ब्लॉक लगा होगा, नीचे खबर आपके पास आ जाएगी। वोडाफोन आइडिया की ब्लॉक की खबर नीचे चली रही है, 0.6% इक्विटी का बड़ा सौदा है। इंडस टावर जा रहा है नीचे और वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं। डील कंप्लीट होने के बाद, एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर शायद एक स्पीड पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए। कुल मिला के अच्छा, एक और चीज़, अडानी और अंबानी वाले शेयर्स भी मैं आपको जरा नोटिस करवाना चाहता हूँ। वजह है थोड़ी, किसी वजह से दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे अडानी का एक भी सिंगल शेयर आज बढ़कर काम नहीं कर रहा, सिंगल शेयर एक भी शेयर नहीं ऐसा जो हर निशान में। राइट फ्रॉम अडानी एंटरप्राइज टू अडानी पावर, सब में गिरावट है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी है। ये जो हीट में आप देख पा रहे हैं, करीब 12 शेयरों का एक प्लेट होती है। इस 12 में से आप देख रहे होंगे करीब 4 और 3 7 शेयर आपको प्लस करके चल रहे हैं। 4 3 9 अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है, 12 शेयर ही है और इसके अंदर आप अपनी स्क्रीन पर इनको आप देख पा रहे हैं। तो 50% स्क्रीन रेड है, 50% स्क्रीन करीब ग्रीन है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर एक आज का मोमेंटम एक रेंज का है। फिलहाल कोई मेजर लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ नहीं, थेमेटिक मार्केट के अंदर चल रहा है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, ये ग्लैंड फार्मा भी 5% इक्विटी का एक बड़ा डील लगा है। ICICI लोम्बार्ड पे भी 10 लाख शेयरों की बड़ी डील लगी है। ध्यान रखिएगा, ब्लॉक डील तभी लगती है जब मार्केट लोज पे होता है या हाइज पे होता है, अदरवाइज आगे पीछे डील कम लगती है। तो आजकल हाइज पे चल रहे हैं, इसलिए जिनको हाथ खाली करने वो कर रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस पे भी डील लग गई है। कमर्शियल व्हीकल पे भी 7.5% इक्विटी की डील लगी है। कम से कम 5 मिनट के अंदर 5 बड़े शेयरों के अंदर डील लगी है। अगर टिकर वाली टीम थोड़ा सुन रही हो तो ये सारी की सारी डील 2-4 मिनट के लिए चलाते ही रहना, क्योंकि इन्हीं शेयर्स में से आपको अच्छे शेयर्स अभी मिलेंगे। और डेस्क से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी डील का एक प्लेट बना दें कि पहले 10 मिनट के अंदर किस किस शेयर में कितनी कितनी डील लगी है। अगर बना पाएँ तो, नहीं बना पाएँ तो माफ़ी है उनको, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है बता रही हैं आपको सृष्टि। फिर ओपनिंग के सौदे लेने शुरू करेंगे। मेहमानों का पूरा कुनबा हमारे साथ तैयार है, संतोष मीना, सोनी पटनायक, कुश बोरा, ध्वनि पटेल और राजेश शर्मा जी। सृष्टि बता रही छोटे मझोले शेयर। जी हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें तो दोनों ही इंडेक्स अपने आप को कहीं ना कहीं हरे निशान में होल्ड करने में कायम है। पर इसके अलावा जो पूरा फ्लेवर ऑफ द मार्केट है वो जी हाँ, पूरे जितने भी फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं उनमें ज़बरदस्त तेज़ी है। RCF चंबल फर्टिलाइजर का आपने जिक्र किया ही, 6 से 9% की वहाँ तेज़ी दिख रही है। नेशनल फर्टिलाइजर्स भी 5% ऊपर है। सनोफी इंडिया फार्मा में से काउंटर जो है वो आज 5% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। डेल्टा कॉप पे भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी खुलते ही तेजी आई है। 4.5% का उछाला फिलहाल डेल्टा कॉप में देख रहे हैं। इसके अलावा MMTC जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि 2.5% की तेजी दिखा रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा का भी हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे भी 2.5% की मजबूती है। और साथ ही साथ वरुण बेवरेजेस ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पे यहाँ पे 2% से ज्यादा काम उछाल देख रहे हैं। आरती ग्रुप ऑफ काउंटर्स भी हाल फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। आरती ड्रग्स इनमें से एक काउंटर है जो कि फिलहाल 2% की तेजी दिखा रहा है। और कैस्ट्रॉल इंडिया में भी अब वो 200 के पार निकलता हुआ दिख रहा है, 2% से ज्यादा का उछाल है। कुछ गिरने वाले शेयर्स में भी एक बार आपकी नजर डाल दे तो आज कुछ एक जो डिफेंस से जुड़े काउंटर्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं। मजगांव डॉक यहाँ पे 3% की यहाँ पे हम गिरावट है। भारत डायनामिक्स में 3% की कमजोरी है। साथ ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पे भी 3% का हम आज फिलहाल कट देख रहे हैं। BEML भी आज थोड़ा सा कमजोर जरूर है। और कोचिन शिपयार्ड यानी रेलवे और डिफेंस से जुड़े जो काउंटर्स है उनमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर फिलहाल हावी हो रही है। पर ऑल इन ऑल अगर देखें तो मूड और मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। अभिषेक। ठीक है, मूड और मोमेंटम पॉजिटिव है। बाजार हम देख रहे हैं कि 23,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि हल्की हल्की ही तेजी हम कहेंगे, निफ्टी बैंक के 225 अंक ऊपर। लेकिन ये समझ लेते हैं कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ट्रेड करके कमाई करने के। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की।
सोनी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपको लगता है कि तेजी होगी? और यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रहेगा एचडीएफसी बैंक में, क्लियरली एक कंटिन्यू कर रहा है 1600 के ऊपर, ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी है। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1595 स्टॉप लॉस रहेगा, 1640 टारगेट। ठीक है, 1640 रुपए का टारगेट एचडीएफसी बैंक के लिए। कल भी हमने तेजी देखी थी और 1600 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंचा था, उसके बाद आज भी तेजी हो रही है। ये आपके लिए ट्रेड का एक बेहतरीन मौका सोनी जी की तरफ से। ध्वनि, आप बताइए आपका शेयर कौन सा है, कहां पर आपको तेजी दिख रही है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, कल की क्लोजिंग में हमने नवीन फ्लोरो का जिक्र करा था। आज भी वहां पे हमें यहाँ पे कुछ 1.5% का गेन देखने को मिल रहा है। इसी ट्रेड को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है आज के सेशन में, और इसको आप पोजिशनली भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3800 के टारगेट के लिए आपको इसको बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ अब बनता है, तो आप इसको 3535 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखें। ठीक है, 3535 नवीन फ्लोरिन के लिए ये होगा स्टॉप लॉस। 1.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है इस शेयर में। कल भी मैं देखा था कि जो केमिकल वाले जो स्टॉक्स थे, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स थे, कल वहां पर भी अच्छी खासी रौनक थी और आज भी वो एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। कुछ आप बताइए आपका शेयर क्या है, आप क्या खरीदने के लिए कहेंगे? तो अभिषेक, यहाँ पे आरके फोर्जिंग ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 810 का एक रेजिस्टेंस था। कल की क्लोजिंग जो थी वो ठीक उसके ऊपर हुई थी। आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जो बढ़त है वो बिल्कुल बरकरार है। मार्केट्स थोड़े से ड्विंडल हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक की जो गेन्स हैं वो बिल्कुल मजबूती से पकड़ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो गेन्स हैं और बढ़ सकते हैं। 865 885 के जो लेवल्स हैं इनको अपने टारगेट्स के तौर पे आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएगा। 810 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो आरके फोर्जिंग हमारे रेडार पे है आज। ठीक है, रामकृष्ण फोर्जिंग आपके लिए 4% ऑलरेडी ये शेयर ऊपर है, यहां पर और तेजी होगी। आपके लिए ट्रेड का एक बढ़िया मौका इस शेयर में भी बन रहा है। संतोष जी, आखिर में आपके पास आएंगे, आपको समय ज्यादा मिला है, बेहतर कोई शेयर बताइए कहां तेजी करें? यस, जैसे ध्वनि जी ने नवीन फ्लोरिन आइडेंटिफाई किया, तो आज मुझे लगता है केमिकल स्पेस भी अच्छा कर सकता है। तो दीपक नाइट्राइट पर भी नजर रखिएगा, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। यहाँ पर तेजी बन सकती है, आपको 2500 के लेवल आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप 2440 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, दीपक नाइट्राइट में आपके लिए ये खरीद की सलाह। कुछ आप जरा ये बताइए, क्या आईसीआईसीआई बैंक में मौका है एक ट्रेड लेने का? क्या और इसमें मजबूती आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक 1.5% ऊपर खुला है शेयर ये आ चुका है एक रेजिस्टेंस जोन के पास। यहाँ पे 1140 से 1150 का एक बैंड है जिसके आसपास स्टॉक को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उस बैंड को क्रॉस करने के लिए। और जब भी उसने किया है तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस एक शार्प फॉल दिखाया है। तो मेरे हिसाब से अब बिकॉज इतने रेजिस्टेंस के पास है, एक फ्रेश ट्रेड की जगह यहाँ पे कम बनती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो इसको होल्ड कर सकते हैं 1120 1125 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बट फ्रेश पोजीशंस के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें। जस्ट टू बी सेफ 1160 का लेवल जब क्रॉस होता है तब एक फ्रेश मोमेंटम मिलेगा इसमें, तब फ्रेश पोजीशन कंसिडर करें। फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है। तो ये नज़रिया आपका एचडीएफसी बैंक पे, पर आज हम देख रहे हैं कुछ डिफेंस काउंटर्स भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ज़रूर हो रहे हैं। एक बार ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, जितने भी एचएएल, मज़गा डॉग, भारत डायनामिक्स जैसे काउंटर्स हैं जिनमें 3 से 4% के आज कट है, कोई यहाँ पे आपको सौदा समझ में आ रहा है? कोई स्टॉक जो कि आपको थोड़ा लग रहा है कि अब ओवरबॉट टेरिटरी में है और जिनके पास निचले स्तरों से है उनको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है, बट ये कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली जो इसकी प्राइमरी ट्रेजेक्टरी है बुलिश साइड की, वो बनी हुई देखने को मिल रही है। खास करके एचएएल है और माजडॉक है, इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी।
आप भारत डायनामिक्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1660 1665 का लेवल हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं से स्टॉक नीचे की तरफ डिप ले रहा है। तो बाकी के काउंटर्स को आप होल्ड करके रखें, बट यहाँ पे भारत डायनामिक्स के अंदर प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, बाकी के काउंटर्स को होल्ड करें, पर भारत डायनामिक्स एक स्टॉक है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आ रही है। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक तेज दौड़ लगाता हुआ 400 अंकों की तेजी है फिलहाल निफ्टी बैंक में। और इंटरेस्टिंग ये है कि सभी के सभी काउंटर्स जो हैं फिलहाल आपको हरे निशान में ही दिख रहे होंगे। अभी हल्का सा सपाट जरूर हुआ है आरबीएल बैंक, पर इसके अलावा इसको जो लीड कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही इंडस बैंक जैसे शेयर्स। एक्सिस बैंक में भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी और एचडीएफसी बैंक भी आधा % तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक की तेज़ी को सपोर्ट कर रहा है। एक बार कुछ आपसे क्विकली समझना चाहेंगे कि ये जो निफ्टी बैंक का स्पाइक है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सत्र में भी सस्टेन होगा? क्योंकि निफ्टी 50 तो ऊपर से थोड़ा सा फिजल आउट उसका मोमेंटम होते हुए दिखा है। तो सृष्टि देखिए, सुबह जब बात कर रहे थे तब हम यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक रूम है ऊपर जाने का। इसके अपवर्ड स्लोपिंग चैनल जो बना हुआ है इस साल की शुरुआत से, उसका जो हाई है वो आता है करीब 51,000 के आसपास। तो हम काफी करीब हैं उसके। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का जो राउंड है ये इमिनेंट है। वो आ जाए या नेक्स्ट वीक, ये टाइम कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट हमें लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शायद इसमें भी आपको देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी यही सलाह रहेगी कि अगर किसी की पोजीशन हो तो मुनाफा वसूली करके चले, या तो पूरा या एटलीस्ट पार्टली, और बाकी पोजीशन पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है रेजिस्टेंस के पास आया है, तो यहाँ पे भी एक हल्का सा ही सही बट पुल बैक बिल्कुल है ऑन द कार्ड्स। पटनायक का थैंक यू करना चाहूँगा। सोनी पटनायक, आपको ध्यान है आज सुबह जब हमने आपसे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में पूछ रहे थे, आपने डंके की चोट पे कहा देखो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट है और वो बढ़िया चलेगा, और वो आज चला भी। आज देखो निफ्टी ऑलमोस्ट लाल निशान पे आने को तैयार हो रहा है और बैंक निफ्टी के पास 350 पॉइंट का तेज़ी है आज। आपको ध्यान है, यही फ़र्क आज सुबह हमने आपको होल्ड और बाय का भी बताया था कि हमने निफ्टी पे तो होल्ड लिखा है बट बैंक निफ्टी पे लिटरली बाय लिखा आपके सामने। और ये बात हमने आपको कई बार बताई है कि बैंक निफ्टी कई बार ना रूट सा जाता है, नाराज़ हो जाता है कि आप एक ही हफ्ते में 4-4 बार ऑल टाइम हाई लगा रहे तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी पीछे छूट जाएगा। पिछली बार का डाइवर्जेंस 2 महीने का था, इस बार के डाइवर्जेंस में थोड़ी कमी कर दी है उसने और स्पीड से वो 50,800 के अपने टारगेट को अचीव करवा चुका है। देखते देखते निफ्टी लाल निशान में आ चुका है और 350 पॉइंट का डाइवर्जेंस यानी कि फ़र्क आपको साफ साफ अब बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे दिख रहा होगा। फिर भी आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल की तेज़ी और आज की शुरुआती तेज़ी के बाद प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हैं। कृपा करके जो भी ट्रेड ले रहे होंगे काफ़ी सावधानी से रहें, ऑप्शंस वाले ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, पुट्स वाले बिल्कुल अपना हौसला ना खोएं, ना ही कॉल्स वाले ज़्यादा अहंकार में आएँ। तो कॉल्स और पुट वालों को थोड़ा थांबा, आराम से ट्रेड कीजिएगा और संभल कर ट्रेड कीजिएगा। एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है। इंडिया विक्स जो खुला था लाल निशान में, वो देखते ही देखते 1.5 से 0.25% ऊपर आ गया, एक झटके के साथ ही ऊपर आया। आज का जो इंट्राडे लो लगा है वो 12 के भी नीचे पहुंच गया था और अभी 13 पे चल रहा है। तो ये हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है 15 तक, ये आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा, बट फिर भी चल तो रहा है, नोटिस तो हो रहा है। एक दो चीज़ें मैं आपको और नोटिस कराता हूँ। एक राउंड की तेज़ी के बाद जो मेरे को डाउट था वही हो रहा है मार्केट के अंदर कि ये सेल ऑन न्यूज़ ज़रूर बनेगा। आप देखो आरसीएफ खुला था करीब 11 से 12% ऊपर गया, लेकिन अब सिर्फ 8% रह गया। टाटा केमिकल्स तो बाकायदा लाल निशान में आ गया, ठीक है। यूपीएल के अंदर भी जो बढ़त थी ऑलमोस्ट गुमसी हो गई है, सिर्फ 2.2 रुपये ही ऊपर रह गया। तो ज़्यादातर फर्टिलाइजर वाले शेयर खुले ऊपर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके एक राउंड की तेज़ी दिखाने के बाद ये नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये होना है कि कल से हुआ और आज एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट गैप के साथ हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे रिपोर्टर जुड़े, वो तो कह रहे हैं 22 तारीख को पता चलेगा। अरे भाई 22 तारीख को आप क्या बताओगे, हम ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। बट फिर भी थोड़ा एक्टिव होंगे तो ध्यान रखिएगा इस सारी की सारी चीज़ों पर, हमें भी थोड़ा आइडिया रहेगा इन सब चीज़ों का। 19% इक्विटीज़ का हाथ बदला हुआ है। जो वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं आपको बता रहा था उसमें करीब 19 से 20% हो चुका है। करीब 5 करोड़ शेयर जैसे हैं जहाँ पे थोड़ा हाथ बदला हुआ है। देख लेते हैं एक बार इंडस टावर, पहले मैं चेक करवा लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे शेयर्स हैं जिस पे मेरे को राय भी लेनी है। एक बार कुछ बोरा से पता करता हूँ। कुछ जरा वोडाफोन और इंडस टावर दोनों को चेक कर लो आप। मेरे को लग रहा है वोडाफोन 17 साढ़े 17 पे रुकेगा एक बार,
थोड़ा नीचे आ सकता है? तो डिम्पी देखिए, बहुत ज्यादा बड़े फैन तो है नहीं है। काफी बार मैं आप ही के शो पे, आप ही के चैनल पे कह चुका हूँ कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंग मूव है नहीं। ट्रेंड में है और किसी को ट्रेंड प्ले करना हो तो बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी साथ ही साथ करके चलनी चाहिए, वरना पता चला 2 या 3 सेशन में ही आपके महीने भर के जो गेन्स हैं ये इरोड हो जाए। ऐसा मूव इस स्टॉक में पहले भी देखने मिल चुका है। तो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 17 साढ़े 17 का एक लेवल है जिसके आसपास रेजिस्टेंस है। हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक को थमता हुआ भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है नहीं। ट्रेंड के हिसाब से कोई प्ले करना चाहे तो बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को प्लेस में रख के प्ले कर सकते हैं। अब इसके सामने अगर हम इंडस टावर्स देखें तो यहाँ पे एक अच्छी रन के बाद कंसोलिडेशन है। स्टॉक में हल्का से गिरावट भी हमें आज देखने मिल रहा है। हल्का सा मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज वी नो दैट इट्स ऑन द बैक ऑफ अ न्यूज। तो ये जो डिप है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित हो सकती है। 310 के करीब का इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखें तो आज का जो स्टॉक का लो बना है वो भी उसी लेवल के आसपास बना है और वहां से रिकवरी भी आ रही है। तो अगर किसी को बाय करना हो तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग करने की शुरुआत कर सकते हैं इंडस टावर्स में एट द करंट लेवल। सारी क्वांटिटी एक साथ ना बाय करें। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और डाउनसाइड हो तो वो आपको कैपिटलाइज करने मिल जाएगा। बट बाइंग की शुरुआत आप इंडस टावर में इस लेवल से कर सकते हैं। अब जो पोजिशनल सपोर्ट है इसमें 290 के करीब है, लेकिन यहाँ से स्टॉक टर्न अराउंड होकर अगर एक अपमूव दिखाएगा आपको तो आपके लिए 345 और 360 के लेवल जो है ये भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, डन सर। अच्छे से आपने सारी चीज़ें नोटिस करवा दी सर। इसी बीच में आपको बता देता हूँ, पहले जो मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले अभी भी वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही हैं, आरसीएफ, चंबल, फैक्ट एंड जीएसएफसी। एक और शेयर भी मेरे लिस्ट में, वो है सनोफी इंडिया। एक बार ज़रा सनोफी इंडिया को दिखाएंगे आप, और ध्वनि पटेल एक बार ज़रा चेक करना सनोफी, SANOFI। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे टॉप गेनर्स ऑफ निफ्टी 500 के अंदर ये स्टॉक आज की कैटेगरी में फॉल हो रहा है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों का डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पे बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है यहाँ पे, और वो विजिबल भी है काफी। अभी आज की सेशन में भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बढ़त के साथ ही हम ट्रेड कर रहे हैं। बट ओवरऑल इसमें टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके बारे में कमेंट कर सके, क्योंकि नीचे की तरफ अगर वीकली स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो 200 वीक्स की ईएमए के पास एक सपोर्ट लेवल लिया है। बट अभी तक कोई भी एक कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि कोई बाई साइड के ट्रेड इसके अंदर बन सकते हैं कि नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें। कैटेगरी में डाल देते हैं मैम आपके कहने पर। इस बीच और शेयर भी आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, आप जरा दिखाइए एक बार। प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे है। जेके पेपर 2 दिन से चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आज होना लाजमी था, हो गई। 3.5% जेके पेपर भी नीचे है, इसलिए ध्यान रखिएगा मार्केट ना इस जगह पर आके खड़ा हो कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन एक्सटेंशन ऑफ न्यूज़ हो और उसका इम्पैक्ट आ जाए, थोड़ा मुश्किल लगता है। इंडस टावर हमने आपको नोटिस कराया, डील के बाद ये थोड़ा नीचे आके अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले 50 शेयर्स में से अगर आप देखेंगे तो बीपीसीएल के अंदर आज कट थोड़ा डिसाइसिव हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा। अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पर वापस से दिखाएं। सभी के सभी शेयर लाल निशान में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। कुछों की परसेंटेज बढ़ गई है अभी, जैसे कुछ 1% 2.25% हो गए। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस दिखाओ 2.25% है, अदानी पावर 2.2% नीचे आ गया, अंबुजा भी बाकायदा 2.2% नीचे आ गया। तो ये सारे के सारे शेयर अडानी ग्रुप के थोड़ा नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से बाज़ार नीचे आएगा, मैं सिर्फ आपको नोटिस करा रहा हूँ जो पॉकेट टू पॉकेट हो रहा है इस समय मार्केट के अंदर, बस और कुछ नहीं है मेरा पॉइंट इसके अंदर बताने के लिए। इंडिया विक्स करीब 1.5% बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी जो 50,800 अचीव किया हुआ है ना, ये टिपिकली ऑप्शंस वालों के लिए हुआ आज, और इसके बाद 51,000 भी लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं। आज ही आज में 51,000 जो सोनी पटनायक का आज का टारगेट भी था आपका। ठीक है, सिलेक्टिव रहिएगा, बढ़िया बढ़िया शेयर चुन चुन के आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपका काम बनता जाएगा। आ जाते हैं जरा आज के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट के अंदर ही, जहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। एफ वाली शीट बताता हूँ आपको, जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, वो शेयर्स दिखाते हैं। कमिंस इंडिया दिखाना एक बार। कमिंस इंडिया करीब 2-2.5% ऊपर है। संतोष सर एक बार जरा कमिंस इंडिया चेक करना। यस, कमिंस इंडिया की बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, ऊपर से कल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर वापस मोमेंटम एक्सटेंड होता नजर आ रहा है। लग रहा है कि शायद 4,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 4,000 साइकोलॉजिकल हडल हो, उसके ऊपर टिकता है तो फर्दर एक्सटेंड होगी तेजी। अभी फिलहाल के लिए आप 4,000 के आसपास एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
ठीक है, 4000 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप कमिंस में। लगातार अच्छी तेजी हम कमिंस के शेयर में हमने देखी है। मदरसन सुमी, जरा ध्वनि आप चेक कीजिए, मोमेंटम आपको कैसा दिख रहा है? क्या फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड बनाने हैं या फिर जिसके पास पुराने पड़े हैं वो इसको होल्ड करे? यहाँ पे अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी अभिषेक जी, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो 180 के पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कल की और आज की दोनों ही सेशन में यहाँ पे काफी विजिबल है। इसमें अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो जैसे स्टॉक एक बार 185 का लेवल क्रॉस करता है उसके बाद बनाए, बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या चेंज नहीं आया है। तो अभी फिलहाल आपकी जो पोजीशन है उसके लिए आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 174 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हैं। 174 के स्टॉप लॉस के साथ संवर्धन मदरसन को होल्ड करने की सलाह है। लेकिन आपको बता दें कि 10:10 पर बाजार के दिग्गज ज्योतिवर्धन जयपुरिया हमारे साथ होंगी और उनसे हम बाजार को लेकर जो भी प्रश्न आपके मन में हैं उसको पूछेंगे। बजट से पहले आपको क्या करना है, ये सब कुछ जानेंगे। और क्या आगे नीतिगत फैसलों से बदलेगी बाजार की चाल, कितनी बदलेगी, कौन से सेक्टर में पहले बदलेंगे हालात, ये सारे के सारे सवाल और आपकी मदद होगी इसके जरिए बाजार में रणनीति बनाने के लिए। तो वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया, नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, परिचित हैं, उनसे बिल्कुल ही सटीक सलाह लेंगे शेयरों को लेकर, सेक्टर्स को लेकर, सेगमेंट को लेकर, और जहां आपको खरीदारी करनी है, जहां पर आपको अपना वेटेज बढ़ाना है, ये भी जानेंगे। एक शेयर कुछ जरा आप चेक कीजिए। हमने देखा था कि ये लगातार गिरते गिरते 110 रुपए के आसपास आ गया था डेल्टा कॉर्प, अब फिर से रिबाउंड किया, 140 रुपए के आसपास का भाव है और आज ठीक ठाक तेजी है। डेल्टा कॉर्प की इस तेजी पर कितना भरोसा करें, कुछ बताइए। और क्या जो अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्या निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए अगर इस तरह के बड़े उछाल आते हैं तो? अब करेक्ट अभिषेक, ये जो आपने सेकंड विकल्प बताया मुझे ये ज्यादा सटीक लग रहा है। देखिए उसका कारण ये है कि स्टॉक में रनअप तो बहुत शानदार आया है, बट अब ये जिस पोजीशन पे आया है, एक तो इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके पास आ गया है, करीब 144 145 के आसपास का वो जोन पड़ता है। प्लस अगर आप देखें तो इस साल के शुरुआत में जो स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया था वो इसी लेवल के आसपास किया था। तो अब जब स्टॉक में इतनी शानदार रिकवरी देखने मिली है, तो जिन हैंड्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने पोजीशन 140 150 के लेवल्स के आसपास बना के रखी थी, वो भी एक एग्जिट ढूंढेंगे। तो आपको शायद यहाँ पे एक हल्का सा पॉज स्टॉक में नजर आएगा, हो सकता है कंसोलिडेशन नजर आए। तो इसके चलते जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन निचले स्तरों से रही हो, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पार्शियली इफ नॉट फुल्ली। बट जो पहले इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक में इन्वेस्टेड थे और अब अपना रेट देख रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू परहैप्स एग्जिट एट द करंट जंक्शन। 145 के ऊपर निकलता है फिर हम देखेंगे इसमें फ्रेश क्या करना है। बट फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि एक पॉज जो है स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में भी तेजी है और ये तेजी आई है, वॉल्यूम भी आज ठीक ठाक हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में। ध्वनि आपसे व्यू चाहेंगे, 450 रुपए का भाव हो गया है कल्याण ज्वेलर्स का। आप बताइए इस भाव के आसपास क्या करना चाहिए, क्या नई खरीद करें, और जिनके पास हो उनकी रणनीति क्या हो, ट्रेल कर लें? डेफिनेटली अभिषेक जी, इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से आप बने रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर हमने पहले ही देखा था कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इनफैक्ट कल की सेशन में स्टॉक का जो रन अप हुआ उसमें उसने अपनी अहम जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर क्लोजर दिया है। फॉलो अप मूव भी आज देखने को मिला है, तो बुलिश साइड के सारे संकेत इसके अंदर जो है वो फिट बैठते हैं। करंट लेवल से आप इसको होल्ड करके रखें, जिनके पास पोजीशन है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 428 के पास ट्रेल कर ले। ठीक है, देखते देखते बैंक निफ्टी के पास अब करीब 850 का लेवल भी पार हो गया और एक कोई बड़ी बात नहीं है कि 51,000 की तरफ भी बढ़ जाए, क्योंकि स्पीड से ऑप्शंस के प्रीमियम को गिलाया जा रहा है। मैं आपको छोटा सा एक बताऊं, एक आज 19 तारीख है ना, डेरिवेटिव एक्सपायरी, 51,000 की कॉल मैंने अभी चेक की है, 600% का राइज है, 600% का। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई पीछे पॉलिसी बेस्ड खबर भी नहीं है, एक मार्केट का मोमेंटम है।
कल 500 पॉइंट बैंक निफ्टी आप और देख के आए हो, ये प्रीमियम ऑलरेडी से इंक्रीज थे, लेकिन उसके बावजूद भी 550 दिखा पाओगे आप एक बार प्रोड्यूसर साहब? 51,000 की कॉल, ये 19 जून की लिखा होगा ऊपर, 19 जून ब्रैकेट में एक जगह पर, और उसकी 51,000 की कॉल 125 रुपये की आ रही है अभी। ये 550% बढ़ी है। आज में 107 रुपये जोड़े हैं। सोचो कल इस कॉल की कीमत कितनी थी? 20 रुपये, 20 रुपये थी मात्र। 107 रुपये तो आज में जुड़े हैं कल के प्राइस से। तो इस तरह का जो सडन मूव आ रहा है ना मार्केट के अंदर, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी, ये थोड़ा सा अवेयर रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम्स जो कॉल्स के थे ना वो बहुत कम थे, आर्टिफिशियली एकदम से राइज हो गए। ये देखिए अब 500% का रिटर्न आपको दिख रहा है ऊपर, 61% का चेंज इन ओआई दिख रहा है। हालांकि ये अपने 50-900 की फायर की हुई है। अगर आप 51,000 के फायर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो दिखेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये 50-900 फायर हुआ है, तो आप 51 फायर करेंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। खैर एनी हाउ ढूंढ लीजिएगा, जब आपको मिल जाए तब आप उसमें देखिएगा। लेकिन स्पीड से उतार चढ़ाव होगा मार्केट के अंदर, थोड़ा सा सतर्क रहिए। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ गया है 2.5%। मेरा ऐसा मानना है कि एक राउंड की बैंक निफ्टी तेज़ी के बाद थोड़ा बैंक निफ्टी भी नीचे आना चाहिए, और जैसे 550-800 के नीचे आएगा ना 200 पॉइंट खाली भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मेरा असेसमेंट है, गलत भी हो सकता है। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही सब काम किया कीजिएगा, हमारे पे ना जाएं। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा कुछ बोरा से पता कर लेते हैं। कुछ शुगर स्टॉक्स के अंदर वापस से री एंट्री ली जा सकती है, स्पेशली इन बजाज हिंदुस्तान। एक बार ज़रा चेक करना 40 रुपीज़ के आसपास। हमारा पहला टारगेट था 42 का, जो लग गया, और एग्जैक्टली कई बार सरस्वती होती बैठी होती, एग्जैक्टली 42 से ही घूम के वापस अब 40 के नीचे मिल रहा है। अभी प्लस करें कि 37 रुपये की वेट करें? 37 रुपये भी मिल जाएगा ये माल। देखिए पहली चीज तो ये कि ओवरऑल शुगर पे ही थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल स्टोरीज एट प्ले हैं। तो जैसी न्यूज आए आप उसमें ट्रेड करें और निकल जाइए। कोई बहुत ज्यादा लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट वाले काउंटर तो लगते नहीं है। अब देखिए बजाज हिंदुस्तान हम जानते हैं सिंगल डिजिट से 40 रुपए तक के लेवल पे आ गया है, तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल काइंड ऑफ अ मूव, बट दिस स्टिल डज नॉट इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन लेके रखनी चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ लेवल्स की बात करूं तो यू आर राइट, ये 35 से 37 का जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से लेना हो तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। 35-37 के आसपास कुछ पोजीशन आप अक्यूमुलेट करें, फिर से आपका जो टारगेट रहेगा ऑन दी अपसाइड यही 40-42 का रहेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना हो तो इन लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान रखें। वरना अगर आप थोड़ी बड़ी पोजीशन चाहते हो तो आई थिंक द लाइक्स ऑफ बलरामपुर चीनी, ईआईडी पेरी, श्री रेणुका शुगर आर स्लाइटली बेटर ऑप्शंस। बट जैसा मैंने कहा शुगर इज अ वेरी वॉलेटाइल स्पेस इन इट्स ओन, तो थोड़ा सा सतर्क रहें जब आप इस स्पेस में ट्रेड करें। आप स्पीड देखिए बैंक निफ्टी की। मैंने पूछा तो बजाज हिंदुस्तान था, लेकिन मेरी नज़र और मेरा पूरा दिमाग वहाँ पे गया ही नहीं। मेरा पूरा माइंड चल रहा है इसमें बैंक निफ्टी में। आप देखो 500 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी मैंने आपको बताया कि 50-800 है, और अभी 50-950 हो गया। अरे 150 पॉइंट तो देख भी नहीं रहा बैंक निफ्टी, देख भी नहीं रहा 150 पॉइंट। तो 500 पॉइंट कल चला, 500 पॉइंट आज चला। क्या हो गया ऐसा? कोई खबर आई है कि बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर? अभी रजत शर्मा हमारे साथ थे, उन्होंने तो बाकायदा ये बोला कि उनको बैंकिंग पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए कैचअप रैली एक ड्यू थी, और कैचअप रैली का मार्केट बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और इस फायदे को वो डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले दिन और ले रहा है। आपको मैं कैसे बताऊं, मैं वो कॉल दिखा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो आपको मैं 800% का राइज है, 800% का। उसकी कीमत 183 हो गई है, जो भी 123 मैंने आपको। अच्छा वो हटा दो वो वाली कॉल, अब 50-900 वाली वापस दिखाना। उसके रेट तो याद होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए हैं। देर दिखाना उस कॉल को भी 450% राइज था उसके अंदर भी 60। अब देखना कल ये हो सकता है न्यूज़पेपर के हेडलाइन से बने कि बैंक निफ्टी ने सडन मूव दिखाया, ये कॉल इतने से इतनी हो गई। हमारे रिसर्चर भी हो सकता है ढूंढ के ले आए, देखिए सर ये 2 रुपये वाली कॉल ये 500 हो गई है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ ये सारी की सारी कॉल। ये 26 जून की नहीं बॉस, आज की एक्सपायरी डेट 700% हो गई है। ये थोड़ी देर पहले 450% थी। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो सिर्फ 1 मिनट के लिए यूट्यूब को पीछे कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होगा, और ये आपको साफ साफ दिखेगा। विक्स अब बढ़ने को है, 3 के आसपास हो जाएगा। मैं आपको कोई डरावरा नहीं रहा, आप अपने कॉल्स के साथ बने रहो, लेकिन फिर भी टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है इस समय। आ जाएं कुछ एक शेयर्स पे
छोड़ देता हूँ कॉल पुट, नहीं तो फिर आप देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला, आदत भी बिगड़ जाती है कई बार इस तरह के कॉल पुट्स देखने से। टोरेंट फार्मा एक बार जरा लेके आइए, फार्मास्यूटिकल्स के 2 शेयर में पूछता हूँ जरा, और ये ध्वनि पटेल से चॉइस दे के पूछते हैं। ध्वनि 2 शेयर आपके सामने रख रहा हूँ, फर्स्ट इज़ बायोकॉन, सेकंड इज़ टोरेंट फार्मा। दोनों का बिल्डअप प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट एक जितना ही है। जरा दोनों में से किसका चार्ट ज़्यादा अच्छा है, टोरेंट फार्मा और बायोकॉन? देखिए रिम्पी जी, यहाँ पे दोनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली बुलिश साइड के बने हुए हैं, बट अगर आप मुझे कहेंगे कि जहाँ पे मोमेंटम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है तो वो बायोकॉन के अंदर बनता है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री काफी क्लियर है। हम हायर हाई लोअर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन बना रहे हैं और स्विंग बॉटम्स से अभी बायोकॉन के अंदर हम ऊपर की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। तो जो स्पेस यहाँ पे होती है कि स्टॉक के अपमूव होने की, तो बायोकॉन के अंदर बनती है। आप करंट लेवल से इसके अंदर एंटर कीजिए, ऊपर 350 का फर्स्ट टारगेट कंफर्टेबली यहाँ पे लगाइए, और उसके बाद इसके अंदर फर्दर भी अपसाइड का एक रनअप बन सकता है, बट 350 के पास हम अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट रखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें एक नेक्स्ट स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। और आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगाना रहेगा, तो आज के दिन में हमने जो बॉटम यहाँ पे बना है 327, तो 327 यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ 20 पीरियड की ईएमए के पास भी वो एक सपोर्ट ले रहा है। तो 327 के स्टॉप लॉस के साथ आप 350 के टारगेट के लिए बायोकॉन के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दो हमने पता किए थे आपसे, और दोनों के दोनों ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। फिलहाल थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड इसलिए कीजिएगा क्योंकि निफ्टी बार बार लाल निशान में आने की तैयारी कर रहा है। अभी सिर्फ 10 पॉइंट ही है और आप बैंक निफ्टी 500 पॉइंट है। ये डाइवर्जेंस बहुत देर तक, बहुत दिनों तक नहीं रहता। बहुत देर भी बोल रहा हूँ, बहुत दिन भी बोल रहा हूँ। तो या तो फिर निफ्टी को ऊपर ड्रैग करके ले आओ आप, तो बैंक निफ्टी ले आए ना निफ्टी को ड्रैग करके, या तो फिर ये डाइवर्जेंस में बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे आना होगा। ये इतना बड़ा गैप 500 पॉइंट और फ्लैट का गैप, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ये कचरना है, सिर्फ ऑप्शंस वालों को साफ़ करना है। कल और आज में पुट्स वाले पूरे साफ़ हो जाएंगे और फिर जाते जाते क्या करेंगे, कॉल्स के प्रीमियम को शेड कर देंगे साइडवेज करके, प्रीमियम मीटिंग जिसको बोलते हैं लास्ट में। बी अवेयर, सावधान रहिएगा, और कुछ नहीं, बस मेरे को कहना है। इस पर आगे बढ़ें। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, जरा मैं वो और पता कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं फ्री करूँगा अपने आप को। ICICI बैंक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है इस बैंक निफ्टी को चलवाने में, इंक्लूडिंग HDFC बैंक के साथ। एक बार जरा चेक करेंगे संतोष सर, ICICI बैंक। यस, जिन पे आज हम बात करें तो बैंकों का ही दिन है, और ICICI ऊपर में 1150 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, बट अभी आप चाहो तो 7-8 रुपए के लिए तेजी कर सकते हैं। पोजीशन नजरिया है तो 1120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, ICICI बैंक को लेकर ये व्यू आप देखिए। इस वक्त निफ्टी बैंक है 500 अंक ऊपर, और निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स हैं सारे के सारे वो बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। वेटेज जहाँ से है वो शेयर भी चल रहे हैं। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI, ये सारे के सारे शेयर आज मोमेंटम में दिख रहे हैं। SBI है करीब ½ % ऊपर, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे ना तो वहाँ पर हो ये रहा है कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप का, स्मॉल कैप का मूड थोड़ा सा खराब है, और उसके चलते ही आपको ये रेशियो देखने को मिल रहा है। निफ्टी बहुत मुश्किल 23,575 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप एफएनओ में भी देखिए 137 शेयर हैं लाल निशान में, सिर्फ 42 शेयर है हरे निशान में, यानी कि 1:3 का रेशियो वहां पर है। शुरुआत मिड कैप की, स्मॉल कैप की ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अब चूंकि बाजार रिकॉर्ड हाइज पर हैं, लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग जब होती है तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में वो पहले आ जाती है, और वो बाजार में दिख भी रहा है। एक शेयर आपसे कुछ जरा जानना चाहेंगे, आप जरा ओमैक्स चेक कीजिए। रियल एस्टेट में कुछ कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टार बन के ऊपर आते हैं। ओमैक्स में आज बढ़िया तेजी है, हमने आज 101 रुपए का इसमें आज का हाई बनते हुए देखा। इसमें आप बताइए किस तरह का शेयर आपको लगता है ये? तो अभिषेक, काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है इसका, इन द सेंस दैट अगर हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाए इसकी, तो उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। जो इसके नियर टर्म, मीडियम टर्म एवरेजेस हैं उसका ब्रेकआउट है, और आज सुबह के सत्र में ही वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा हुआ है। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स गोइंग फॉर इट। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक का। 92 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास पहले भी एक सपोर्ट जोन
रहा है स्टॉक के लिए। तो पोजिशनली कोई लॉन्ग करना चाहें तो बिल्कुल आप 92 93 के आसपास का एक सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस लेके चलें। ऑन दी अपसाइड यहाँ पे 101 102 के जो आज के हाई बने हैं वो, और वो क्रॉस होते ही यहाँ पे 108 तक के जो दूसरे लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। तो पोजिशनली मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल एक एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पे एक अच्छा सा टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लग रहा है इस टर्न अराउंड के चलते काफी फेवरेबल है। ठीक है, ओमेक्स को लेकर ये व्यू। ध्वनि, आप जरा चेक कीजिए एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को। हमने देखा था कि ये चुनाव नतीजों के आसपास ये शेयर 400 रुपए के आसपास आया था, लेकिन फिर वहां से रिबाउंड करके अब ये पौने 500 रुपए के आसपास के 479 रुपए का भाव फिलहाल दिख रहा है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग हालांकि वैसे बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा है अगर हम इस साल की बात करें तो, लेकिन निचले स्तरों से रुझान जरूर आया है खरीदारी का। किस तरह से आप देख रही हैं और क्या अभी और चलेगा शेयर ये? और डेफिनेटली अभिषेक जी, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो वो 495 से लेके 500 की रेट के पास देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली स्टॉक ने यहाँ पे 410 का सपोर्ट लेवल है, वो प्रीवियस अगर बैक साइड ऑफ चार्ट जा रहे हैं तो वहां पर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, उसको रिस्पेक्ट करा और वहीं से अपमूव दी है। बट इसके अंदर जो कंफर्टेबल पोजिशनल बाइंग आपको करनी है तो वो आपको 495 500 क्रॉस करने के बाद करनी है, जिसके बाद आपको इसमें फर्दर एक रन अप देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर रिवर्सल जो है उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर किसी ने बॉटम से एंट्री करी है और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके रखी है तो उनके लिए यही सलाह रहेगी कि आप नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले 465 के पास। फ्रेश एंट्री के लिए अभी फिलहाल मैं इसके अंदर सलाह नहीं दूंगी। वेस में फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, पर इस बीच अगर हम देखें तो डेल्टा कॉप एक काउंटर है जहां पे ज़बरदस्त तेज़ी है। सुबह जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप का चेक ले रहे थे तो डेल्टा कॉप 3% ऊपर था, अभी संतोष 9% ऊपर है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? और अब जब 140 के ऊपर ये फाइनली निकला है, क्या लग रहा है कौन से इसमें टारगेट्स ध्यान में रखे? पर काफ़ी खबरों के लिहाज से काफ़ी वॉलेटाइल भी है ये काउंटर, तो उसको देखकर एक बार अपनी राय दीजिए। ये इसमें एक बड़े दिनों बाद रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि एटलीस्ट शायद 151 रुपए तक जा सकता है। 151 से 52 की रेंज में वहां इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वो क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर शायद इसमें बड़ी तेजी बन सकती है, बट फॉर टाइमिंग यहाँ से 6-7 रुपए की तेजी और बची है। इसे 7 रुपए की तेजी जो है अभी और देखने को मिल सकती है डेल्टा कॉप में। पर इस बीच देखिए बैंक निफ्टी की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंडसइंड बैंक इसको लीड कर रहा है, 2.5% पे यहाँ की तेजी है, तो इसको हम ट्रैक जरूर करेंगे। पर इस छोटे से पर चलिए अब ऑप्शन मार्केट का रुख करते हैं और ऑप्शन की आज क्या बन रही है रणनीति, ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। आज ऑप्शंस के चैंपियन रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ ट्रेड और स्ट्रैटेजी है आज ऑप्शन सेगमेंट से? गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, वापस से बाजार तेजी की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे भारत फोर्ज के कॉल लेने की सलाह रहेगी। 1700 का स्ट्राइक का 48 रुपए के आसपास मिल रहा है। 38 रुपए का स्टॉप लॉस, 63 रुपए का टारगेट बनता है। जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 5000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 8500 का। काफ़ी तेज़ी से रत्नेश ने भारत फोर्ज की कॉल बताई, क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी तेज़ी में है। इससे जुड़ी एक खबर भी आई थी कि अपनी अमेरिका की सब्सिडरी में ये कंपनी जो है और निवेश बढ़ा रही है, पर उसको साइड में रखें तो ऑप्शंस के ज़रिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1700 रुपये की कॉल ख़रीदनी है 48 रुपीज़ में, और इससे जुड़े स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट आपकी स्क्रीन पे है। पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट काफ़ी रिस्की है, तो आप सोच कर ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे लगभग लोगों को लॉस होता है। पर इस बीच ज़बरदस्त रफ्तार में निफ्टी बैंक देखिए 750 अंकों की यहाँ पे तेज़ी है, और आप देख भी रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पे आता हुआ निफ्टी बैंक आपको दिख रहा है। लगातार 4 दिनों से हम निफ्टी 50 में तेज़ी तो देख ही रहे थे, पर निफ्टी बैंक आप देखिए आज ही के दिन, हालांकि शुरुआत में हम थोड़ा सा नर्वस जरूर थे, पर उसके बाद एक तरफा इसमें तेजी देखने को मिली और सभी बैंकिंग काउंटर्स, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स जो हैं, इसमें जोश भरते हुए इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी 50 में जो
टॉप 5 कंटेंडर्स हैं वो है प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स, जहां पे 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। और इसके अलावा SBI जैसे काउंटर्स भी धीरे धीरे करके अब जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो आज बैंकिंग काउंटर्स का दिन है और रिकॉर्ड स्तरों पे हम निफ्टी बैंक भी देख रहे हैं। एक बार संतोष, क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, जो फ्यूल हम देख रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स में, क्या अब कुछ सरकारी बैंक भी इसमें कैचअप कर सकते हैं इस रैली में? सिस्टम वैसे मेन फोकस तो प्राइवेट बैंक्स पे ही रहेगा। एफआईएस की बाइंग धीरे धीरे लौट रही है और उनका मेजर फोकस, मतलब आप कितने जो भी एफआईएस का इंटरव्यू सुने तो एक ही चीज कॉमन आ रही है कि प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत है, तो वहाँ पर बुलिश है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक कुछ पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई और बैंक बड़ौदा के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे है, तो वहाँ पे नजर रखना चाहिए। ये दोनों स्टॉक स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे ब्रेकआउट के साइंस दे रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर रखिए, यहाँ तेजी बन सकती है। क्लाइंट के रेशो के हिसाब से देखेंगे ना तो आपको शॉर्ट दिखेंगे 106 शेयर। आज लॉन्ग 42 है, मैं शॉर्ट कवरिंग में मिला देता हूं तो 50 से ज़्यादा शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन में नहीं दिख रहे होंगे। ये बाजार को क्या रिकॉर्ड हाई पे ला सकता है? नहीं। दिखाना जरा मिड कैप का इंडेक्स, ये क्या बाजार को ऑल टाइम हाई पे ला सकता है? बैंक निफ्टी का स्पेशली जरा मिड कैप दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, जल्दी जल्दी फायर कीजिए। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स नहीं, क्योंकि ये तो लाल निशान में आ गया। स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा सकते हैं क्या? लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को नए हाई पे? नहीं। तो कौन लेके आ रहा है बैंक निफ्टी को? सिर्फ निजी 5 शेयर लेके आ रहे हैं बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे। आप ये सोचो, पिछली बार का ऑल टाइम हाई करीब करीब 2 महीने लग गए थे। मैंने आपको सुबह भी ये बात नोटिस करवाई थी कि डाइवर्जेंस इतना ज़्यादा था कि निफ्टी, आप हर दिन ऑल टाइम हाई लगाते हो, बैंक निफ्टी को बुरा लग जाता है। कल ये बुरा लगने वाली बात कल बैंक निफ्टी ने प्रूव करके दिखाई, जब 500 पॉइंट चला बिना किसी खबर के। क्या आरबीआई की पॉलिसी है? क्या मानसून में कोई चेंज हो गया? क्या फेड से कोई बयान आया? क्या देश के वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन को ख़त्म करने जा रही हैं? क्या जीएसटी काउंसिल से कोई बैंकिंग के जुड़ी कोई खबर आई? नहीं, कोई खबर नहीं। तो ये कौन कर सकता है इस तरह के बैंकिंग के अंदर? बाय इंस्टीट्यूशनल्स। ये इंस्टीट्यूशनल्स का काम है, वो फिर देखते नहीं हैं। ये 800 पॉइंट बिना खबर के अगर चला है तो इंस्टीट्यूशंस की बदौलत चल रहा है। मैं कल पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, हो सकता है एफआईएस की होल्डिंग कल बाय आ जाए और ऑप्शंस के अंदर हैज होके आए। कल का नंबर भी अभी से देख के ही बताया जा सकता है। हालांकि आज ब्लॉक्स काफ़ी लगे हैं, वो थोड़ा मिक्सड होके आएगा, ब्लेंड होके आएगा, बट फिर भी देखने लायक है। आपको 5900 वाली वही कॉल दिखाऊं, क्योंकि इससे ऊपर तुम्हारे प्रोड्यूसर साहब कॉल नहीं दिखा पाए, हमारे डाटाबेस में नहीं आ रहा था वो, लेकिन वही दिखाओ 50-900 वाली कॉल का परसेंटेज से आपको आइडिया लग जाएगा। आपको ध्यान है 450 पे मैंने नोटिस कराई थी, जब दूसरी बार वो फायर करवाई थी तो वो 700% थी। कृपानाथ एक बार ज़रा वापस से दिखा दीजिएगा। वो कम से कम मेरे हिसाब से 1000% ऊपर होनी चाहिए, 1000%। 700% तो उस समय थी। 5-900 वाली प्रोड्यूसर साहब दिखा पाओगे 19 जून की? 1500% तो ऑलरेडी वही वाली कॉल है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था 5100 की, और उसकी आज कीमत पता कितनी हो गई है? 336 रुपये। और आज बढ़ा कितना है? 322 रुपये। 336 में से 322 रुपये तो आज ही बढ़े हैं। 16 रुपये की कॉल 300 रुपये की होगी। बोलते हैं भारत के अंदर ऑप्शंस का ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे भाई, कैसे नहीं बढ़ेगा? कैसे नहीं बढ़ेगा? 16 रुपये की चीज़ 300 रुपये की हो जाएगी। कौन सा ऐसा शेयर है भाई? किसी भी शेयर को खरीदोगे ना, किसी भी शेयर को खरीदोगे, 20% का तो अपर सर्किट होता है उसमें। एफ&ओ वालों को नहीं खरीदोगे तो चलो भाई 20-30% चलेंगे, वो भी एक दिन। यहाँ आपके सामने हो रहा है। इसलिए अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये आते भी बिगाड़ती है। मैं ये बात भी बोलूँगा, इसलिए ऑप्शंस वालों को ये दिन दिखता है। देखो सर, 16 रुपये वाली कॉल तो 300 रुपये होगी। मैंने 4 लॉट भी लिए होते, देखो मेरे तो पूरे हफ्ते के पैसे आ गए होते। 100% ठीक बात कह रहे हो आप। लेकिन क्या रोज़ होगा? नहीं होगा। ये कब होगा? ये हो सकता है 20 दिन में से एक दिन हो, या 50 दिन में से एक दिन हो। वो एक दिन तो ठीक है, लेकिन और दिनों का क्या होगा? उन 49 डेज़ का क्या होगा? तो उस दिन आप पैसा गंवा रहे होंगे इसी तरीके से। तो कृपया थोड़ा सावधान रहिएगा। मार्केट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी भी नोटिस करवा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम है। 51,000 51,200 तक के लेवल्स हमने देखते देखते पार कर लिए। कल यही बैंक निफ्टी 50,200 का था। ये देखिए, ये आपने फिर से 26 जून की फायर कर दी है प्रोड्यूसर साहब। क्या हो रहा है आज? आप 19 जून की फायर कीजिए, आपको तो वो परसेंटेज दिखेगी जिस परसेंटेज की मैं बात कर रहा था आपसे। खैर, हम इक्विटी से थोड़ा निकल के आ जाते हैं। बैंक निफ्टी को तो एंजॉय कर ही रहे हैं हम, लेकिन आपके सामने